period of less than 1 month now for mains, it's very difficult. But many congratulations to all of you for qualifying this. It's and particularly this year's preliminary examination, it was not as easy as we thought it would be. It was slightly difficult than previous years pre, and the question paper was very lengthy. And so many congratulations for qualifying this. I always, whenever I interact with any aspirant, I always say one thing, that when you prepare for KCS Judicial, you have nothing to lose. Either you will become a judge or you will become a very good lawyer, because this is our field, this is what we do, and this is what we do for living, we do for life. Even if some of us won't qualify for KCS, still we have to do practice. This is what we do, this is our bread and butter. So therefore, investing any day, months, weeks in it never goes waste. So you will be benefited out of it, even if some of us won't be able to make it. I mean, right now they have shortlisted 1164 something, 1160. Only around 170 will make it to the interview. But let me tell you, don't lose heart, because this is part and parcel. You will learn much more than you thought you will learn out of it. So basic in KCS Judicial, what you have to do is, particularly when it comes to mains, that आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए. जो टाइम फ्रेम है, जैसे एग्जाम्स होते हैं, 9 पेपर होते हैं सबके, 6 कंपल्सरी एंड 3 ऑप्शनल. तो ये इन अ रो होते हैं, देयर इज नो गैप. It will start with from 8th and it will end on 22nd or something. Depends कि आपने ऑप्शनल में आगे पीछे कौन लिए, वही गैप मिलेगा, but there is no gap. So वो सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो भी आप में से सारे पेपर्स, 9 के 9 पेपर्स अगर आप देते हो, आपके 70% चांसेस सिलेक्ट होने के तभी बन जाते हैं. क्योंकि जब जो आप रोल देखोगे फर्स्ट डे क्लास में, वो अगले दिन नहीं होता. कुछ लोग पहले पेपर खराब हो जाता है, छोड़ देते, दूसरा पेपर खराब हो जाता है, किसी के 2 एक साथ खराब हो जाते हैं, देन दे से कि देयर इज नो फन, क्योंकि मेरे दोनों सब्जेक्ट्स फेल हो जाएंगे, तो आई वोंट क्वालिफाई एनीवे, व्हाट इज द फन ऑफ अपीयरिंग इन रेस्ट ऑफ द पेपर्स. दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, अगर आपके 8 पेपर भी खराब हो जाए, तब भी आपको 9th पेपर जो वो देना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू नेवर नो, आप खुद को जज करते हैं एक पेपर में, फिर आपको पता नहीं चलता कि दूसरा पेपर कैसे हो. एंड सो फार एज द रूल्स आर कंसर्न, अगर किसी का एक सब्जेक्ट फेल भी हो जाता है, कंप्लीटली फेल्ड, तब भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता. एंड पर्टिकुलरली इन कैटेगरीज में अगर 2 सब्जेक्ट्स भी फेल हो जाते हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते. तो अगर कल को किसी को लगेगा एक पेपर खराब हो गया, दूसरा पेपर खराब हो गया, तो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तब भी आप मिनिमम स्कोर कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल क्वालिफाई. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. I won't say them here and open those. I won't cite those examples, but मेरा इतना ही सजेशन है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करोगे, you should be prepared to appear in all the papers first, and second, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. क्योंकि जो आपका पेपर का गैप है, आज आपका पेपर आज 1 बजे 10 से 1 या 3 घंटे का जो भी टाइमिंग होगा, 1 बजे या 2 बजे आपका पेपर खत्म होगा, 2 बजे आप घर पहुंचोगे, फिर देन यू विल हैव लंच एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट. और हमारे हर एक सब्जेक्ट में 3 बुक्स होती, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल दो सब्जेक्ट्स अनलेस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. और आपको पढ़ना वैसे ही जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. आप बेरेक से पढ़ो, आप इंटरनेट से पढ़ो, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यू शुड स्टॉप रीडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. इसमें देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट. बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बेयर एक्ट्स आर सफिशिएंट, बहुत लोग बोलेंगे बेयर एक्ट सफिशिएंट नहीं है, बहुत आपको बोलेंगे कि रेफरेंसेस से पढ़ो. अरे आप रेफरेंसेस से नहीं पढ़ते हैं, यू आर नॉट सीरियस. ऐसा कुछ नहीं है. सबसे बेस्ट मेथड है अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो. टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट मेथड है. जो कॉलेज में हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स, पांडे बांगिया वगैरह, यही सब, इन सब की, और बट द अपडेटेड वर्जन, क्योंकि उसमें उतना ही होता है जितना एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को जरूरत होती है, उतना ही होता है. बाकी लेक्चर बुक सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि मेरे हिसाब से I have many friends who believe lecture books are sufficient, but not particularly for the mains.
बट फॉर प्री। बट मेरा मानना है क्योंकि लेक्चर बुक्स में क्या प्रॉब्लम है कि उनमें अलग अलग एक क्वेश्चन के एक टॉपिक के दो 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 तीन चार क्वेश्चन दिए होते हैं, तो पर्टिकुलरली वो टॉपिक इन जनरल कवर नहीं करते, वो अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चंस कवर करते हैं, विच may be useful for college, but KCS is serious. You can't go through read lecture books and appear in the exam unless your concepts are clear. क्योंकि कल जब आपका पेपर आज एक होगा कल दूसरा है, उसमें आपको इतना गैप नहीं मिलेगा कि आप जाके यू विल रीड दोस क्वेश्चंस, देन यू विल रिमेंबर द क्वेश्चन क्या था, फिर उसका आंसर क्या था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि कल को अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी पूछेंगे, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। मैक्सिमम 20 मार्क्स का होता है, फिर 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, और नए फॉर्मेट में शायद 2 मार्क्स भी होता है। तो आपका मैक्सिमम, जब आपको कोई बड़ा टॉपिक लगे, उसका मैक्सिमम रेंज होना चाहिए। आप बोलोगे कि 20 मार्क्स का अगर मैं इसमें लिखूं तो कैसे लिखूं? आपका बेसिक जैसे एफआईआर पे कुछ आ जाता है, व्हाट इज एफआईआर, सेक्शन 154 सीआरपीसी डिफाइंस एफआईआर। तो मान लीजिए मिनिमम ये 5 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स का आएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये 20 मार्क्स का आता है, मान लीजिए 154 पे आप सिर्फ 10 मार्क्स का आपके पास मटेरियल है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप एक आध एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम सेइंग, नॉट केस लॉ। आप एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हो। केस लॉ याद है तो ज्यादा अच्छा होगा। सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो उतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में था ट्रस्ट, इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और मुझे लगता है मेरा केसीएस का सबसे बेस्ट पेपर गया था वो ट्रस्ट एंड इक्विटी। हर एक आंसर मैंने एग्जैक्ट बेयर लैंग्वेज में लिखा था और एग्जैक्ट क्वेश्चंस को सेक्शंस कोट किए थे। ऐसा कोई ये आंसर नहीं था जिसमें मैंने सेक्शंस कोट नहीं किए थे। बट अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया, मैंने देखा बाकी सब्जेक्ट से कम मार्क्स थे उसमें। आई मीन मतलब ठीक थे, आई गेस अराउंड 72 और 65 ऐसा कुछ था, बट बाकी सब्जेक्ट से कम थे जिनमें मैंने सेक्शंस उतने कोट नहीं किए थे, न पर्टिकुलरली उतनी बेयर लैंग्वेज लिखी थी। देखिए, उनको जजेस सिलेक्ट करने, ना उनको लॉयर सिलेक्ट करने हैं, ना उनको क्लर्क सिलेक्ट करने हैं, ना उनको वो सिलेक्ट करने जो रटा मार के वहां जाए। आपको, मुझे अभी कोर्ट में प्रॉब्लम आती है, आई डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग। आई, फॉर एग्जांपल, आई रिमेम्बर एविडेंस एक्ट। जब मैं एग्जाम देने गया था, मुझे एविडेंस एक्ट का फर्स्ट टू एंड तक सारे सेक्शंस पूरे मेमोराइज किए थे। धीरे धीरे आप भूल जाते हो। और कल को अब पार्लियामेंट इज गोइंग टू पास अ न्यू एक्ट, एविडेंस एक्ट, तो पुराने एविडेंस एक्ट का रेलेवेंस नहीं रहेगा, सेक्शन सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एंड ये वो जानते हैं जो लोग केसीएस, जो जिनको जजेस सिलेक्ट करना है, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये सब जानते हैं कि कल को ये जरूरी नहीं है। अगर किसी के कोर्ट में कोई केस आएगा, ऑब्वियसली यू विल रेफर बुक्स। आप, यू विल गो टू योर लाइब्रेरी, गेट अ बुक, लाइब्रेरी नहीं, लैपटॉप से कहीं ना कहीं से यू हैव मटेरियल। आपको कोर्ट में थोड़ी बोलते हैं कि आप जज हो, अब आप कुर्सी पे बैठो और जी आपको जुबानी सेक्शन याद है तभी आप जज बनने के लायक है, तभी आप हमें डिसीजन देंगे। आपको लॉयर थोड़ी आगे कल बोलेगा, अगर जैसा अब आपको सेक्शन 11 सीपीसी का याद नहीं है जुबानी, तो फिर आप मुझे नहीं सुन सकते। That's not the case. You can always refer to the book. You can go and get a book and see what is section 11. And agar aap, if you will go through section 11 times, you will learn 11 new things from section 11. You will get to know how to interpret 11 times. You read section 11, you will learn 11 new things. Law is so vast. एक कोई कहावत है, कहते हैं, particularly in civil law, कहते हैं civil law, a comma carries ocean's meaning. एक बार गलती से लेजिस्लेशन में कॉमा इंसर्ट हुआ था किसी सिविल सीपीसी में या किसी, तो फुल फ्लेज्ड, इट रिक्वायर्ड फुल फ्लेज्ड अमेंडमेंट, प्रॉपर अमेंडमेंट विद लाइक बिल पास हुआ था प्रॉपरली, ताकि वो कॉमा रिमूव करे। और जब आप में से मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, आपको मालूम है कि मे, शैल, कॉमा, फुल स्टॉप, कितनी 50 मीनिंग्स निकाल लेते हैं हम एक चीज की। तो दे नो दिस कि आप जुबानी याद नहीं रख सकते। द गोल्डन रूल इज नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। टुमारो मेनी ऑफ यू विल बी सिटिंग देयर, यू विल बी जजिंग थिंग्स। जब भी आपको कुछ हो, इफ यू आर रेफरिंग टू सेक्शन 11, रीड इट 11 टाइम्स। आपके पास 10 बार केस है, 10 बार बुक खोल के ये सेक्शन पढ़ो, तब जाके आप उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाओगे, प्रॉपरली लिख पाओगे। और ये सब जितने भी एग्जाम कंडक्ट करें, एवरीबडी नोज दिस।
सो दे आर नॉट आफ्टर योर नॉलेज की सेक्शन याद है कि नहीं, सेक्शन याद है बट उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं। उनको चाहिए कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उनको सेक्शन नंबर से कोई लेना देना नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू सेटिस्फाई देम विद योर आंसर। जब आप 154 में आप उनको फॉर एग्जांपल एफआईआर की बात में कर रहा था, एफआईआर से रिलेटेड आप आंसर लिखोगे, उनको पता होगा कि जो एस्पिरेंट है ही नोस व्हाट एफआईआर इज एंड ही नोस what is the evidentiary value of FIR. He knows how to use it in proceedings tomorrow. उनको आपको सेक्शन याद हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कुछ भी लिख सकते, आराम से लिख सकते हो। मान लीजिए 10 मार्क्स का मटेरियल आपको याद है, प्रिपेयर है, क्योंकि एफआईआर में उतना ज्यादा है भी नहीं, और गलती से ये 20 मार्क्स का आ गया एंड केस लॉज रिक्वायर नहीं है। अगर आपको केस लॉज याद है, आप केस लॉज लिख सकते हो। मान लीजिए एग्जामिनर ने केस लॉज पूछा नहीं और आपको भी याद नहीं, तब और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हो। दैट विल हेल्प यू, that will help you fill in the blanks. So the basic is clear your concepts जहां से भी होते हैं। आप आधा बेरेक्ट से पढ़ो, आधा विकिपीडिया से पढ़ो, आधा इंटरनेट से पढ़ो, जहां से आपको मिल रहा है वहां से पढ़ो। ये एक वो मूवी आई थी, मुझे लगा आप सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें वो नहीं बोलते थे कि मैं यहाँ तो हर जगह ज्ञान की गंगा बह रही है, जहां से मिलता है लपेट लो। सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट जहां से क्लियर हो, डायरेक्ट से हो, टेक्स्ट बुक से हो, नोट से हो, इंटरनेट से हो, जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप पढ़ो। बट पर्टिकुलरली इफ यू विल आस्क मी कि आपने कैसे पढ़ा था या कैसे पढ़ना चाहिए, आई वुड से डायरेक्ट सफिशिएंट नहीं है और रेफरेंसेस बहुत ज्यादा है, और रेफरेंसेस पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं अभी। रेफरेंस इतने टाइम में तो आप एक सब्जेक्ट के रेफरेंस पढ़ पाओगे, और उतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द बेस्ट वे इज टू गो थ्रू टेक्स्ट बुक्स, जो नॉर्मल कॉलेज टेक्स्ट बुक्स है वही। और इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जैसे आप कॉलेज में आंसर्स लिखते थे वैसे ही लिखने, बट ऐसे लिखने कि सामने वाले को पता चले कि इसको जो नॉलेज है वो मुझे समझ आ रहा है, जो ये समझाना चाह रहा है एस्पिरेंट वो उसको समझ आना चाहिए। बाकी आपकी प्रिपरेशन इतनी ही करो। अब क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, मैं 4 घंटे ही सोते हैं, फिर भी याद नहीं रहता। अब आप अपने ब्रेन को इतना एग्जॉस्ट करोगे, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ोगे, ब्रेन आपका इतना एग्जॉस्ट होगा तो रिटेन क्या करेगा? आपका ब्रेन कल को रिटेन नहीं कर पाएगा। आपको उसको सफिशिएंट टाइम देना है टू रिटेन इट। नो डाउट टाइम कम है, बट उससे आप अपना जो आपका रेस्टिंग टाइम है, जैसे आप यू हैव टू स्लीप फॉर 6 to 8 hours, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे कम सोओगे, बट आप अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते पढ़ने में। नहीं तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता आप कल को आप अपनी हेल्थ इतनी कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपकी तबीयत खराब, फिर अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू मेक इट। और रही बात आपके पास, यू हैव लेस देन 1 month, कुछ 10-15 दिन बचे हैं आपके पास, इसमें से कल को आपको एक दिन ऐसा काम आ सकता है कि आप घर पे बिजी हो गए, बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं है, या कभी कभार ऐसा होता है कि बर्न आउट हो गया, आप बिल्कुल एक दिन आप नहीं पढ़ पा रहे, तो वो मार्जिन लेके चलो आप, कि आप 15 दिन है, आपने बिल्कुल टाइट शेड्यूल बना दिया 15 दिन का, वैसे नहीं। आप अगर 15 दिन है, आप मानो पढ़ाई 13 दिन होगी, 2-3 दिन 15 दिन में हो जाते, कभी मूड नहीं होता। और दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मन भी होना चाहिए कभी पढ़ने में, कभी रेस्ट लेने का मन है, यू कैन टेक अ 5-10 minutes ब्रेक, हाफ-एन-आवर ब्रेक। वो ब्रेक्स लेनी भी जरूरी होती है। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, कभी फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, दोस्त को फोन किया, बात की अपने फ्रेंड से, फैमिली से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि यू विल क्लोज द डोर एंड लॉक योरसेल्फ इन एंड सिट इन अ कॉर्नर एंड से कि आई एम वेरी सीरियस। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है आपको। आप कल को ऐसे बोलोगे कि हम बस एक जगह पे बैठ के पढ़ना है 20-20 घंटे, वैसे पढ़ाई नहीं होती। यू हैव टू टेक रेस्ट आपको, और टाइम आपका कम है तो आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस बार सारे एस्पिरेंट्स के लिए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली जो आपके लिए कम टाइम है वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि एक को कम टाइम दिया, दूसरे को कम टाइम दिया। आप यू आर ऑल सेलिंग इन सेम बोट,
सेम टाइम फ्रेम, सबको सेम टाइम, दे विल चूज टॉप 69 जो भी होंगे। अब थोड़ा सा किस्मत का फैक्टर होता है। अब एंड ऑफ द डे आपको उतनी मेहनत करनी है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता है, बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई कुड हैव डन बेटर, यहाँ पे मैंने ये गलती की, मैंने उस वो दिन कंप्लीटली वेस्ट किया एंड डेलिबरेटली वेस्ट किया, वो नहीं होना चाहिए। उतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि कल को अगर खुदा ना खास्ता आपका क्वालिफाई नहीं हो, बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी लाइक कि आई हैव डन माय बेट, जितना आप कर सकते हो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप उतना कर सकते, जितना आप कर सकते हो उतना करो, देन लीव इट टू गॉड। सिलेक्ट होने के लिए 1000 फैक्टर्स होते हैं। आपका मेहनत करके वहां जाना, एग्जाम लिखना, दिस इज वन ऑफ देम। देयर आर मेनी एस्पेक्ट। जो मार्किंग कर रहा है उसका मूड कैसा हो, जो मार्किंग कर रहा है, कभी कभार अब वो भी तो ह्यूमन से, ह्यूमन एरर हो जाता है। कभी कोई आपके पेपर्स चेक कर रहा हो सकता है चेकिंग करने वाले को कभी एरर हो। सो नेवर डाउट योर सेल्फ just because there are many, I have many talented friends, this Fahad and Manzoor, they know them. बहुत खास दोस्त है मेरे, और उनका एक एक मार्क्स से रह गया कभी कभार, और मुझसे 100 टाइम्स बेटर है वो। मतलब एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग पब्लिकली कि दे आर 1000 टाइम्स बेटर देन मी, दे कुडंट मेक इट। किस्मत कभी कभार साथ नहीं देती, उनकी किस्मत में नहीं था शायद, मतलब दे विल डू बेटर इन देयर लाइफ। There is whatever happens for good. Keep that in mind. Never doubt yourself. तो बाकी आई थिंक सिंपल स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड रीड टेक्स्ट बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। that's the basic funda. And if you have any questions or you want me to deliberate upon any other aspects on this, please go ahead. So, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. So, whosoever has any question, he may raise his hand. One by one, we will take them. Mr. Momin. Yes, Mr. Momin. Unmute yourself and ask question. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my question is with respect to that I read from the previous year's question papers that handwriting. So my handwriting is that I have to work it on, but I cannot able to make nowadays because I am more concerned about clearing, as you said, the clearing the concepts and reading somewhat I am reading from Berex or other relevant material, but the handwriting issue, sir. Kindly, sir, on that something that because I just read it, it is mentioned that it should be legible. It should be somewhat that one should able to be understand. That concern me actually. कि सामने वाला पढ़ सके। देखो अब मैं आपको ये इतना तो नहीं बोलूंगा, आपको खुश करने के लिए ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि वो समझ जाएंगे, उतना नहीं। थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि अगर आप अच्छा लिखते हैं तो थोड़ा एक एज होता है, एक आध मतलब उनको समझ आना चाहिए, जो भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़े उनको समझ आना चाहिए। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मतलब एज बैड एज यू कैन इमेजिन। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, और हमारे एक दूसरे जज साहब है, सब जानते होंगे, सहीम सर, उनकी भी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, लेकिन हम दोनों ने क्वालिफाई किया। गुड थिंग इज कि इतना होना चाहिए कि वो सामने वाला पढ़ सके कि क्या है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप दो चीजें कर सकते हैं। एक है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पेन, क्योंकि वो वहां जो पेपर होता है जिसपे आप आंसर लिखते हो पर्टिकुलरली थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। आप चूज द राइट पेन। कोई एक लिक्विड पेन होते हैं जो थोड़ा सा इंक छोड़ देते हैं, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से चूज द राइट पेन। मैंने पर्टिकुलरली खुद फेस किया था हैंड राइटिंग वाला इशू। मेरी खुद बहुत खराब हैंड राइटिंग है। मैं 5 रुपए वाले बॉल पेन आते थे उनसे लिखता था, पर्टिकुलरली वही पेन्स लेता था डेलिबरेटली। उसका रीजन ये होता है, एक तो वो अगर आप खराब भी लिख लेते हो क्योंकि वो थोड़ा सा पतला लिखते हैं, थोड़ा सा स्लीक होता है, तो वो समझ आ जाता है सामने वाले को। तो चूज योर पेन वाइजली फर्स्ट। एंड और वैसे भी अब टाइमिंग इसकी बात आई तो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब वहां पे एग्जाम लिखोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे 3 घंटे में ये पेपर क्वालिफाई करना है। और जैसे उन्होंने प्री का जो पेपर था वो 2 घंटे वाला पेपर नहीं था, वो 3 घंटे वाला पेपर था। क्योंकि प्री में क्या हुआ था कि आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना था, उसके बाद आपको आंसर लिखना था। यूजुअली होता था क्वेश्चन तो नॉर्मल है, फिर आंसर में हम टाइम लगाते थे। इस बार प्री का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इन द सेंस
उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता था। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि इस बार भी मेंस में भी वैसे ही क्वेश्चंस होंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप क्वेश्चन हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं पढ़िए। कभी कभार क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कि वो बोलेंगे फॉर एग्जांपल व्हाट इज एफआईआर एंड व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू, एंड फिर वो बोलेंगे सपोर्ट योर आंसर विद केस लॉज। तो दे विल पर्टिकुलरली, अगर ये 20 मार्क्स का है तो they will divide it in 3 parts. For example, what is FIR in one part, what is its evidentiary value, and support your answer with case law. So अगर simple है what is FIR and write the leading case laws, तो 2 parts में divide होगा। तो उसमें वो क्या करेंगे कि वो जो आप define करोगे तो वो उसमें आपको 50% मार्क्स उसमें दे देंगे और 50% मार्क्स केस लॉज में। और आपको पर्टिकुलर में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हैंड राइटिंग जो आप बोल रहे हैं और उसी के साथ स्पीड का इशू आता है कि आपको कितनी जल्दी लिखना है। तो आप क्वेश्चन इस टाइम इस पेपर में आप एक्सपेक्ट वैसे करोगे कि जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो एवरी डे यू कैन ट्राई फॉर हाफ एन आवर, आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बेटर भी होगी, पेन का प्रॉपर सिलेक्शन भी होगा कि कौन से पेन से लिखना है, और थर्ड आपका थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगा। क्योंकि बिकॉज दीज डेज अगर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन भी टाइप करनी है कोर्ट में, एग्जाम्शन एप्लीकेशन विच इज 2 पैराग्राफ्स 2 लाइंस एप्लीकेशन, वो भी हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं। हम एफिडेविट एप्लीकेशन, इवन स्मॉल एप्लीकेशन, हम हैंड रिटन कुछ नहीं आता कोड। तो वो हमारी आदत होगी। कॉलेज से निकलने के बाद अब हम हाथ से कुछ नहीं लिखते, सब या तो फोन पे लिखते हैं या तो लैपटॉप्स पे लिखते हैं, इससे पेन से लिखने की कोशिश नहीं करते। तो वहां वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी जिनकी भी आदत नहीं है पेपर पे लिखना, तो आधा घंटा डेली आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी लिखो, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी कॉट बाय सरप्राइज। कल को वहां पे आप लिखना शुरू करोगे तो कभी कभार पता चलता है कि आपका हाथ ही स्लो चल रहा है। मेरे साथ ये इशू हुआ है, इसीलिए ये बोल रहा हूँ। मुझे 2 घंटे लिखने के बाद हाथ में पेन होता था। तो आपको 3 घंटे लगातार लिखना है वहां पे, आप रेस्ट नहीं ले सकते। तो जब आप वहां पे लिखोगे, इसलिए बेटर है कि आप 30 मिनट्स एवरी डे यू विल प्रैक्टिस राइटिंग एनीथिंग वट एवर यू थिंक, आंसर क्वेश्चन जो भी लिखना, आधा घंटा आप कोशिश करो वो लिखने। Fine. Thank you, sir. Thank you so much. Assalamu So alaikum. next question we have Malaika Walaikum salam. Rashid. Good evening, sir. Yeah, good Sir, evening. Sir, I have a question with regard to financial code and CSR rule, as in how to prepare it. It's something new to us. We have never gone through it before. If you can deliberate on it. See, financial codes may they won't ask you. See, the financial code is usually divided into 2 parts. One is theoretical part and other is that mathematics where you have to calculate. They usually don't ask from that mathematical where you have to do calculations, because they will ask you tomorrow if you're selected, inshallah, I believe so. उसमें क्या होगा, you will be DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। आप अपनी डीडीओ होंगे और अपने कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज होते, दे विल पर्टिकुलरली आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। फॉर एग्जांपल सर्विस बुक, पावर्स ऑफ डीडीओ, या मस्टर रोल्स, लीव्स, पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस जो थ्योरी पार्ट जो है उसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे। योर आंसर हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसमें तो वन गुड थिंग इज दैट आपको जजमेंट्स वगैरह याद नहीं रखनी है उसमें, ना आपको रूल्स वो याद रखने हैं। तो वो जितना डिफिकल्ट आपको लगता है कि वो पूछेंगे उसमें, कि जो उसका हार्ड पार्ट है कि वो आपको कैलकुलेशंस करनी है, वो पूछेंगे, वो सब नहीं पूछते। वो वहां पे वही पूछेंगे जो आप एज ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यू विल डील विद टुमारो। लीव्स, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन, दे विल आस्क यू अबाउट द सस्पेंशंस, सील्ड कवर, प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, and these service books, rules regarding service book, change in date of birth, particularly वही questions पूछते हैं। they won't go beyond that, क्योंकि उनको मालूम है जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो न्यूमेरिकल्स वाला है, दैट वो आपके नाजिर या आपके जो हेड ऑफ स्टाफ होंगे कल को कोर्ट में, they deal with it. they'll ask you about simple जो थियोरी पार्ट है उसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। Sir, thank you. मुझे क्वेश्चन Next देखना है इसमें। Miss Nazia. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। मेरे जो है Sir, yes. my question is with respect to the subject, second subject, that is the compulsory one. Sir, उसमें दो portions है. First is the constitutional law and second is the general knowledge portion. So जी with respect to 50% of constitution, मतलब ये मान के चलना है, we will not be able to do the whole of it. It will be reduced. Its percentage will be reduced. We will be able to have only, I think, 30 to 40% we will be able to do. Keeping in view कि नया ट्रेंड कैसा आ रहा है. सर, अब जो जनरल नॉलेज है, दैट इज वेरी वास्ट, और कीपिंग इन व्यू हमारा बहुत लिमिटेड टाइम है. सो अगर आप ये बताते कि जनरल नॉलेज में हमें किन किन एरियाज पे फोकस करना है, सर, दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल. Thank you. First of all, I would suggest कि it would be better if you primarily in this subject focus on constitutional law, because constitution is something which is certain. एक स्टार्ट है एंड एंड है. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये पर्टिकुलर बुक है, ये मुझे पढ़ना है. बट व्हेन इट कम्स टू जनरल नॉलेज, वो बहुत वास्ट है. मतलब एनी अमाउंट ऑफ जनरल नॉलेज इज लेस, एंड आप कितना जनरल नॉलेज उसमें एक्सपेक्ट करोगे. बट केसीएस में जहां मेरा एक्सपीरियंस है, जनरल नॉलेज, जितना जनरल नॉलेज पोर्शन से जितना ये पूछते हैं, वो somehow it's related to laws. मतलब ये लॉ से रिलेटेड ही होता है, ज्यादा बाहर नहीं होता. रही बात फिर अगर ये उससे बाहर पूछेंगे एट द मोस्ट, बिकॉज कंसिडरिंग यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, जनरल नॉलेज के लिए आप तब अच्छे से बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए जब आपके पास यू विल हैव अराउंड 6 months टाइम टू प्रिपेयर. You have less than 20 days, so you don't have sufficient time to go through the what is the required in general knowledge, and considering you have only 50 marks, जनरल नॉलेज में बेहतर है यू विल गेट सम बुकलेट्स आते हैं उसमें कुछ प्रीवियस 6 months वगैरह के. तो अगर आपके पास वो है, करंट अफेयर्स वगैरह जो प्रीवियस 6 months के आते हैं किसी अच्छे ऑथर के, वो ले लीजिए. उनको 1-2 दिन पढ़िए, बट उससे ज्यादा आई वोंट रिकमेंड कि आप उससे ज्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अनसर्टन है. सर्टेनिटी है ही नहीं जीके में. कितना जीके पढ़ोगे, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है. You can't afford to spend 6-7 days on GK, and even then those 6-7 days are not sufficient. That's less. तो आपको जो particularly एक बुक आती है कुछ 6 months करंट अफेयर्स previous 6 months, वो ले लीजिए, उसमें देख लीजिए जितना कवर हो सकता है. बाकी जो आजकल न्यूज में आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स, सेम सेक्स मैरिज जो अभी आया है, उससे पहले जितने भी वर्डिक्ट से हिजाब से रिलेटेड था या G20 से रिलेटेड कुछ था, कितनी नॉट कि G20 कहाँ हुआ क्या, दैट वी ऑल नो. कौन कौन सी कंट्रीज है, G20 क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो भी करंट इवेंट्स इंडिया में हुए, वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल चल रहा है, या ओलंपिक्स की बात चल रही है कि क्रिकेट ओलंपिक्स हो रहा है, इंडिया होस्ट करेगा 36 ओलंपिक्स, थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज अभी न्यूज में है या पिछले 1-2 महीने से न्यूज में है, बहुत चांसेस है उसमें से कुछ आएगा. देखिए इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं ना, योर बेस्ट बेट इज कि अभी जो चल रहा है न्यूज में वही है. आप जीके जैसे मैंने बोला कि बहुत वास्ट है, सारा कवर नहीं कर पाओगे. इससे बेहतर है वही एक बुक 6 months करंट अफेयर जो प्रीवियस है और जो अभी चल रहा है, अभी न्यूज में है, पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अभी इन जनरल, उनसे रिलेटेड आप पढ़िए जीके में, बट फोकस कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि वो सर्टन है. और कभी कभार ये जीके में पूछते हैं, अगर जीके पोर्शन भी कभी कभार कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है विद कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस या एसेज आ सकते हैं, वो लॉ से रिलेटेड ही होते हैं. 1-2 कम से कम लॉ से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल ही वो पोल्स अपार्ट नहीं होता. The next question will be from Star. Kindly unmute yourself. Mr. Dar, the video is on. Assalamualaikum, sir. Kindly unmute. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. वालेकुम Sir, सलाम. my question is that is it necessary to quote case laws in every question, especially to the question to which they have not asked for case laws? And what about नहीं, the it's not word limit? necessary. वर्ड लिमिट की बात है, अब जो फॉर्मेट आ रहा है पिछले एग्जाम से, लास्ट एग्जाम 2019 से, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइडेड. 20 marks का, I guess 2 standing pages, front and back,
and 10 marks का 1 पेज फ्रंट एंड बैक। तो वर्ड लिमिट वही है, आपको उसमें कवर करना है। रही बात फिर केस लॉज, जहाँ पे केस लॉज नहीं पूछे वहां बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप लिखेंगे सो दैट विल ऐड टू योर आंसर। उनको पता चलेगा कि एस्पिरेंट अच्छा है, पढ़ाई की है, केस लॉज पे होल्ड है, तो ऑब्वियसली उससे आपका फायदा होगा। बट जहां पूछा नहीं है वहां जरूरी नहीं है, पर जहां पूछा है वहां जरूरी है। वहां पे दे बाइफरकेट योर आंसर फॉर केस लॉज एंड डेफिनेशन, तो वो अकॉर्डिंगली होता है। बट अगर केस लॉ पूछा नहीं है बिल्कुल जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो उससे आपका फायदा होगा। Thank you very much. So next question take from Uzma. Miss Uzma? I think she's not available. Next, Mr. Arjun. Good morning, Honorable Sir. Good evening, Honorable Sir. Good evening. I'm sorry, I'm a law student. I'm studying in KC Law College. Sir, I have seen one of your decisions in Abid Hussain Wani versus Jilani Lofi, where Your Honor has cited the Lalita Kumari decision and Priyanka Srivastav. Sir, I have no confusion. When your lordship directed the SSP to take the departmental action against the SHO, Your Honor has observed at para 110 of that decision of Lalita Kumari Supra, where it has been held that the veracity of allegations of the information disclosed is totally irrelevant and can't be considered at this stage. Sir, if that is the point of Constitution bench, that we don't have to see the correctness of the information, we just have to see whether cognizable offense is disclosed, and we have to ex facie and we have to register FIR. But the Priyanka Srivastav, isn't it contrary to direction? Because Priyanka Srivastav says that magistrate has to verify the veracity of the FIR, and supposingly I am the complainant, I am making a false complaint. Why would I candidly disclose the material facts before the court? And court is not bound to hear the prospective accused. So how the magistrate will come to know about the veracity and correctness of the allegation? Because sir, even if magistrate will inquire the preliminary inquiry, in that prospective accused can't participate. So how truth will come, and how the Priyanka Srivastav judgment will actually get comply in its letter and spirit? Now the dispute is that the Lalita Kumari judgment has been affirmed by another constitution bench in Mukesh Singh versus NCT of Delhi, where Justice Shah, speaking for the constitution bench, has held that it leaves no discretion in police to withhold the FIR, and the Priyanka Srivastav has been followed in Babu Venkatesh case law. So sir, isn't it these two directions are contrary, overlapping? Because I can't, because if I am a prospective accused, I have no right of hearings and audience before a magistrate. And secondly, important thing is that if magistrate... Sorry for interruption. You just ask a specific question. Yes. Because sir, they have limited time. Second question is that, for example, I am giving a 340 complaint that someone has committed a perjury. So 195 says that court is barred to take cognizance and only complaint has to be lodged before the CGM. But our Honorable High Court says that police investigation is no bar. So in the eventuality, if the police investigation gets ordered under 340 and FIR gets lodged, so what will be the outcome of the final report, as the final report under 173 is emanating from such offenses which court is actually barred from taking cognizance under 195? In that event, what we have to do? Because Gujarat High Court has caught one of the FIR on basis of that, but our J&K High Court is... Listen, please. This lecture is a lecture for judicial aspirants. So kindly keep your questions short, all of you, not just you, everyone. Because sir also has limited time and everyone needs to get the benefit of his experience. So kindly keep your questions short and to the point, and preferably related to the mains exam. Okay, sir. Sir, I have these only two questions. Okay. So, Arjun, right? You're also in yes, my lord. aspirant? Sir, I am studying in KC Law College 6th semester. Okay, right. See, I'll ask the host if if I have some time, because it needs a slightly elaborated answer. I can do that if time permits. Yes, sir. See, to understand
See, to understand the concept of Lalita Kumari and Priyanka Srivastava, we have to understand these both judgments. See, Lalita Kumari and Lalita Kumari judgment deals with particularly registration of FIR. I'll explain the Lalita Kumari. See, now why I'm trying to explain this, because this is very important for aspirants also. Lalita Kumari is particularly related to section 154 CRPC, this lodgement of FIR. What Supreme Court held in Lalita Kumari, this Lalita Kumari judgment, they said, Supreme Court said the moment you report a cognizable case to the police station concerned, the police station has to lodge an FIR, then initiate investigation. The fundamental principle of investigation is that unless you register somebody's complaint in a book, there are different types of registers in police station. Register number 1, there is one daily diary register, which every police station has. Even if nothing happens for 15 to 20 minutes, they have to mention it in that register that nothing happened in these 20 minutes. It's like a manual CCTV where they have to record everything. After every 10 minutes, 20 minutes, they have to record in that register that during these 20 minutes, nothing has happened. They have to literally record everything that happens in the police station and around the police station. So therefore, what has been considered necessary by the Supreme Court is why these directions came from the Supreme Court, because not in J&K, but in other states like UP, Uttarakhand, Madhya Pradesh, the cases were being reported. This particularly case, Lalita Kumari, is, I guess, against state of UP. So what usually happen in police stations when anybody goes, a poor person or anyone goes to the police station and the police station doesn't register their FIR, and then after some time they say there's no offense made out, we have investigated, and then there is no record in the police station. The police station, they don't keep any record, they just solve matter as per their own convenience. कल को कौन जाके देखेगा उन्होंने लॉ फॉलो किया या नहीं, जैसे उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी वैसे की या नहीं. The Supreme Court said, as what is the mandate of section 154, that the moment cognizable offense is disclosed by a person, by an informant, the particular word is informant in 154. Informant चाहे फिर वो telephonically inform करे किसी भी medium से. अभी recently J&K High Court की judgment है, even information through WhatsApp can be considered as sufficient information for lodgement of FIR under 154. You don't expect a person against whom an offense has taken place to go through much hurdles. So Lalita Kumari says the moment cognizable offenses are usually considered serious offenses where punishment is more than 3 years. So those offenses are considered serious offenses. The cognizable offenses reported to a police station, FIR would mean registering a case in a particular register. आप कहीं पे जाके इंफॉर्मेशन दे देते हो, चाहे राइटिंग में दो चाहे आप ओरली दो. द पुलिस हैज अ ड्यूटी टू राइट द इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर नंबर 1, जिसको हम कॉमन बोलते हैं कि एफआईआर. इट्स अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड द बेसिक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज यू कांट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अनलेस यू रजिस्टर एन एफआईआर. इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपको करनी है, यू हैव टू रजिस्टर एन एफआईआर, यू हैव टू राइट इट समवेयर एंड देन कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन. इनके रूल्स, पुलिस के रूल्स है, द मोमेंट एफआईआर इज रजिस्टर्ड, देयर आफ्टर इट इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ही गोज ऑन स्पॉट या कहीं भी जाए, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करे, देन ही रिकॉर्ड्स एवरीथिंग. इट्स लाइक कि मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट में जुबानी जज साहब को बोलता हूँ और जज साहब जुबानी मुझे कुछ बोलते हैं कि नहीं जी आप ऐसे करो. आपको जाके केस रजिस्टर करना है, फिर जाके आप सबमिशन कर सकते हैं, फिर जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी यू रिकॉर्ड दैट इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस फाइल पर्टिकुलरली. इसीलिए एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है द मोमेंट offense is disclosed, cognizable offense. Thereafter there's a discretion to the police. एक बार offense disclose हो गया, उनको investigation करनी. अगर उनको लगता है कि नहीं ये offense actually हुआ है, they conduct the investigation, collect the evidence and forward the case to police station, to court under section 173, which in common parlance we call चालान. तो कोर्ट में चालान प्रोड्यूस करते हैं कि जी इन्होंने जो रिपोर्ट हमें दी थी उसके हिसाब से इन्होंने ऑफेंस किया है हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये चालान है कोर्ट में, देन कोर्ट डील्स विद इट.
अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लगता है, इफ दे कम टू द कंक्लूजन आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दैट नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, देन दे क्लोज द केस, एंड उसके बाद पुलिस has this authority as well as duty कि अगर उनको लगता है that wrong information was reported to the police, they can always proceed against the informant for providing wrong information. But पुलिस को इतना discretion देना कि आप without registering case you may not register a case. Registering case is basic. जैसे कोर्ट में आप जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, पहले आप एप्लीकेशन दे देते हैं, फिर आपके एप्लीकेशन पे आपका एडमिशन होता है. मान लीजिए आपका एप्लीकेशन होता ही नहीं, आपका केस ऐसे ही बोलेंगे कॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए कि देखो इसका एडमिशन बनता है या नहीं, वो एप्लीकेशन ही नहीं लेते, तो कैसा होगा? सो दैट्स व्हाई ललिता कुमारी सेड कि आपको एफआईआर पहले रजिस्टर करना है. जब आप रजिस्टर करेंगे एफआईआर, उसके बाद आपको देखना है सही है या गलत. सही है तो चालान कोर्ट में पेश करो, चार्जशीट, और अगर गलत है तो आप क्लोज करके कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो, और कोर्ट देखेगी वेदर क्लोजर रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली और नॉट. एक फेमस केस है इसमें, आरुषि तलवार मर्डर केस. अगर आपने न्यूज देखी होगी उन दिनों, आरुषि तलवार मर्डर केस में क्या हुआ था कि एलिगेशन वाज अगेंस्ट, इनिशियली अगेंस्ट द सर्वेंट, देन अगेंस्ट द पेरेंट्स. Parents have killed that Arushi. She was some 16-18 years old girl. Finally, जब केस में इन्वेस्टिगेशन हुई, CBI filed a closure report in the court. They said कि FIR रजिस्टर हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन भी की. पेरेंट्स के हिसाब से, हमारी थ्योरी के हिसाब से लगता है कि पेरेंट्स ने मर्डर किया है, बट एविडेंस नहीं है. फिर बात अलग है, पुलिस ने उनको समन किया एज एक्यूज्ड एंड दे वर लेटर कन्विक्टेड एंड गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, subsequently acquitted by the High Court. But उसमें क्या हुआ था, they filed a closure report. That's what can happen. So FIR register करना final say नहीं होता पुलिस को. They can simply investigate the matter and come to the conclusion that the information was wrong, offense is not made out. ये हो गया एक बात. So thereafter comes प्रियंका श्रीवास्तव. But ललिता कुमारी में there was one more point. वहां पे एक cases का list provide किया था सुप्रीम कोर्ट ने, 5 types of cases, and then they said it's not specific. उसमें उन्होंने बोला you can conduct a preliminary inquiry in these 5 type of cases, but preliminary inquiry. Sorry to interrupt, sir. Can I come in? I'm very sorry to interrupt, sir, but I think we'll give people who are time है. अभी के लिए आप अगर ये रख देते इनका topic, it may be decided later on. Kindness. Sure, sir. Because they've spared precious time. I understand the question is interesting, but I think we'll give them time to raise their queries because they've taken out time in their preparation, and we'll take that question some other time. Thanks a lot. Okay. Sure. Sorry, sir. Sorry. No, please don't be. But this is relevant. अगर आपको 154 and 156(3) पढ़ना है, you must read Lalita Kumari judgment and Priyanka Shrivastava. These are very important judgments. You all must. सर एक्चुअली जो एस्पिरेंट पूछ रहे हैं ना, अभी इनका एग्जाम नहीं है, हमारा एग्जाम है. हमारे पास बहुत कम टाइम है, अभी कुछ ही डेज बाकी है. वी हैव टू प्रिपेयर. अगर हमें इसमें गाइडेंस थोड़ी बहुत मिली रिलेटेड टू और केसीएस जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं मेंस के लिए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. मैं अगर मेन पॉइंट्स अगर आप बता देते तो रिलेवेंट रहता. सर मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू द रेवेन्यू लॉ. सर इसमें जो बियर एक्ट है, इज इट सफिशिएंट कि हम उसी से पढ़े? वो जो इसमें दूसरा मतलब सेकंड पोर्शन है वो है फेयर कंपनसेशन एक्ट. सर इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो आती नहीं है, इसमें यही है रेवेन्यू लॉ एंड फेयर कंपनसेशन. बियर एक्ट इसके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर हम उस हिसाब से देखें? मुझे लगता है रेवेन्यू लॉज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. बियर एक्ट में आप बियर एक्ट पढ़ो, लेकिन उनमें एक वो बुक आती है, हाउसेज एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट की आती थी. कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, इम्तियाज हुसैन नाम नहीं, इम्तियाज हुसैन साहब की बहुत, हाँ, जीक्यू वानी की शायद बुक्स आती है रेवेन्यू पे, उनका वो अच्छा लिखते हैं. अगर आप वो पढ़ोगे वो ठीक है, बट साथ साथ आप बियर एक्ट पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप जीक्यू वानी साहब की बुक्स भी कंसल्ट कर सकते हो. थे चार पोर्शन दिए हुए थे. पहले इसमें टेनेंसी का भी, लैंड एक्विजिशन का भी, लैंड एलिनेशन का भी था और लैंड रेवेन्यू का भी. अभी के लिए 2 डिलीट किए हुए हैं. इसमें 3 पोर्शन अभी फेयर कंपनसेशन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 का. तो सर यही 2 एक्ट्स है. मटीरियल लैंड रेवेन्यू एक्ट में
लैंड रेवेन्यू एक्ट में बेयर एक्ट इज सफिशिएंट, मगर जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप जीके वानी की जो बुक आती है रेवेन्यू लॉ पे वो पढ़ सकते हो। इम्तियाज हुसैन साहब की बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, बट वो थोड़ा सा लेंथी है और वो प्रॉपर उस हिसाब से नहीं दी है जैसे एस्पिरेंट्स के लिए। वो बहुत अच्छी है बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएंगे और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सर्कुलर्स बीच में दिए हैं, फिर जजमेंट्स दिए हैं, वो थोड़ा आगे पीछे है, सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर आप केस डायरेक्ट से पढ़ते हो नहीं मिलते हैं, मतलब केस लॉज बहुत कम मिलते हैं, तो इज इट मतलब नेसेसरी कि हम केस लॉज हर एक पॉइंट में कोट आउट करेंगे? नहीं, नेसेसरी नहीं है। अगर जहां पे पूछा है वहां पे जरूरी है, और जहां पे नहीं पूछा है वहां पे अगर आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। केस लॉ रिलेटेड आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो केस लॉज। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में है, आप नोटिस जो होता है या कॉम्पनसेशन में या लैंड रेवेन्यू एक्ट में कहीं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, जजमेंट्स मिल जाती है। और अगर ऑनलाइन नहीं भी सर्च करते, एज आई सेड कि जीके वानी साहब की जज बुक्स है वहां से मिल जाएगी, या हकीम इश्तियाक की बुक्स थोड़ा सा इस टाइम पे आई वोंट रिकमेंड, ऑल्दो वो बहुत अच्छी बुक्स है, बट जीके वानी की जो बुक्स है वो दैट विल हेल्प, उनकी बुक जो है दैट विल हेल्प। एंड बाकी बेयर एक्ट से आप पढ़ सकते हो, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर बेयर एक्ट से हो जाता है, मुझे थोड़ा सा कम लगता है बेयर एक्ट, क्योंकि आप पढ़ोगे कितना, भूलोगे कितना और याद कितना रखोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब याद रख पाते हैं, भूल जाते हैं बहुत चीजें। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा वो बुक्स भी कंसल्ट करोगे जीके वानी की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा और ज्यादा लेंथी भी नहीं। आप बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू कीजिए, जीके वानी साहब की बुक साइड में रखें, तो जहां आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया वो उस बुक से पढ़िए। बाकी जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी उससे भी, जीके वानी की बुक से भी, और आप अगर वहां से नहीं मिलती तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। Thank you, sir. Thank you very much. No problem. The next question we'll take from Rosie, Miss Rosie. I think she is not available. Mr. Mohsin. Mr. Mohsin, you may ask your question. Sarfaraz. Mr. Sarfaraz, you may ask your question. Hello. Good evening, sir. First of all, good evening. Thank you for speaking to us on this very crucial time. We are grateful to you, sir. Sir, my question. My pleasure. Sir. My question to you is, sir, there is main compulsory paper number 4, which has CSR and financial code and the code rules. Particularly, financial code and the CSR have not been taught to us. Therefore, kindly guide us कि इस पे हम कैसे करें financial code और CSR पे, because it is very deep and dry also. So please, sir. देखिए, डीप उसमें जाने का टाइम है नहीं अभी आपके पास। आपके पास यू हैव 10-15 डेज, तो उसमें आपको अगर फाइनेंशियल कोड कवर करना है तो कवर मेन टॉपिक्स जो उसमें है। जैसे मैंने पहले भी बोला, शायद आप तब थे नहीं लाइन पे, बट इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेनली। अगर आप देखेंगे, वन इज दैट न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकंड इज थियोरेटिकल पार्ट। जो थ्योरी वाला पार्ट है आप उस पर फोकस कीजिए, जो वो कैलकुलेशन से आपका टीए कितना होगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप जाएंगे, नाइट हॉल्ट पे कितना पे होगा, वो फॉर्मूला जितने भी दिए हैं वो मत पढ़िए, क्योंकि कल को आप ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होंगे अपने, यू विल बी योर ओन डीडीओ एंड प्लस आपका जो स्टाफ होगा। तो एज डीडीओ जिन रूल्स पे आपको फोकस करना है, मेनली उन पे फोकस कीजिए। लीव्स, एक इनमें फाइनेंशियल कोड और सिविल सर्विस में लीव्स हो गया, सस्पेंशन, प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, या जो सील्ड कवर, मस्टर रूल्स, सर्विस बुक्स, इन टॉपिक्स पे आप मेनली इनको कवर कीजिए। जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उस पे आप मत जाइए, क्योंकि न उतना टाइम है और न वो आपसे पूछेंगे उतना। जो भी आप पुराने कितने भी फाइनेंशियल कोड्स के पेपर उठा के देख लीजिए, वो दे डोंट गो इनटू दोस टॉपिक्स। उनको जज चाहिए, उनको कैलकुलेटर थोड़ी चाहिए, अकाउंटेंट नहीं चाहिए उनको चाहिए जज जो रूल्स देखे कि ये मेरे नाजिर ने या मेरे अकाउंटेंट ने जो मुझे लाया बना के, ये रूल्स के हिसाब से बनाया या नहीं। मैथमेटिक्स एनीबडी कैन डू। इन द एंड यू हैव अ फोन, स्मार्ट कैलकुलेटर, इट डज एवरीथिंग फॉर यू। रूल्स पता होने चाहिए, वो आपको फोन नहीं समझाएगा।
सर मेन आंसर राइटिंग में कंटेंट हमने कैसे लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो अब पोर्शन वहां से जो नया फॉर्मेट है उसमें वही से आपको मिलेगा। 20 मार्क्स में शायद 2 स्टैंडिंग पेजेस एंड 10 मार्क्स और 1 स्टैंडिंग पेज, तो उसी हिसाब से लिखना है आपको। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो फाइनेंशियल कोड्स और CSR के आंसर्स ज्यादा लेंथी नहीं हो सकते, न वो एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड है, वो आप उनको स्ट्रेच नहीं कर सकते। और उनका यूजुअली कोर्ट्स में भी उतना जाता नहीं, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स ने उन पे इतना डेलिब्रेट किया है, न उनका उतना इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। तो वो लिमिटेड ही होते हैं, उसमें आपका आंसर उतना होना चाहिए कि क्वेश्चन उनको समझ आए कि इस जो पूछा था वो उसका आंसर दिया है। डोंट वरी अबाउट द लेंथ of answers in financial code and CSR in particular. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yeah. So next question we will take from Advocate Tariq Saab. Tariq Saab, go ahead. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, my name is Tariq and I'm from the Birwa Badgam, sir. Yeah. Sir, my question is, sir, how to write the questions? What will be the sequence and what will be the pattern of opting the questions? For example, sir, we have to write the intro and the facts and relevant case laws or any evidence or our relevant examples, and then we have to conclude. Is the proper technique, sir, to opt the questions in the main, sir? See, first, you have to write a good answer. You have to understand the question. तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा, यू हैव उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, भले ही आपको 3 बार पढ़ना पड़े। तो अंडरस्टैंड कि वो आपसे क्या जानना चाहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है रेस जुडिकेटा पे, मान लीजिए सेक्शन 10 सेक्शन 11 CPC पे क्वेश्चन आया, हम बिना देखे, हम एक्साइटमेंट में हमें लगता है ये क्वेश्चन आता है, वी स्टार्ट राइटिंग। हमें पहले देखना है कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो पूछ क्या रहे। अगर वो आपसे रेस जुडिकेटा किस फॉर्म में पूछ रहे हैं, आपको पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जो आप द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज कि उनको पहले एक पैराग्राफ में समझ आ जाना चाहिए कि यू नो द आंसर। जो भी आप कभी कभार हम बोलते हैं ना कि पहले ये लिख लेता हूँ, थोड़ा इलॉबरेट करने में टाइम लगेगा। क्यों? मेनली क्या है कि जो यू हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हेन ही स्टार्ट रीडिंग, उनको समझ आना चाहिए, जो भी चेक कर रहे हैं आपके पेपर्स, कि जो मैंने पूछा है वही आंसर दिया है, घुमाने की कोशिश नहीं की है। बाकी देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट कि कैसे स्टार्ट करना है। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। तो मेरी बेस्ट क्वालिटी क्या है वो लिखना है। अगर कोई सेक्शन 10 पूछे, आपको सेक्शन 11 पूछे CPC में, आपको सेक्शन 11 जो पर्टिकुलर कहता है कि सेक्शन 11 this suit is barred when matter in issue is same, parties are substantially same, and the subsequent court is competent to grant the relief which has been claimed in a subsequent case. You have to start with this. जो क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा है, the best part, you have to start with the best part, जो आपको पता है। बीच में you can take, तो ना थोड़ा सा लिबर्टी आप ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिबर्टी बीच में, बट कंक्लूड भी आपको बहुत अच्छे से करना है इन द एंड। और बैलेंस अप्रोच पर्टिकुलरली होना चाहिए उसमें। जैसे अगर जजमेंट है तो अगर आपको याद है जजमेंट, तो जजमेंट लिख सकते हैं इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड। बट अगर उन्होंने पूछा है तो बेहतर है जजमेंट लिखना। और अगर उन्होंने पूछा है कि आप सेक्शन 11 डिफाइन कीजिए और जजमेंट लिखिए, आपको जजमेंट नहीं आता है, इट्स बेटर टू अटेम्प्ट सम अदर क्वेश्चन, क्योंकि देन दे विल बाइफरकेट योर आंसर 50% इन डेफिनेशन एंड 50% इन दिस जजमेंट, राइट। तो उसमें आपको वो देखना है कि अगर जजमेंट पता है, उन्होंने पूछा है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। वैसे थोड़ी जजमेंट्स आपको पर्टिकुलर मेन टॉपिक्स जो है उन पे CPC हो, या कि एक जजमेंट आप 1 जजमेंट 2 जजमेंट आप याद रख सकते हैं। अब जब लिमिटेड है वही से पोर्शन, 1 जजमेंट भी सफिशिएंट है, 2 हो तो ज्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करना है विद द बेस्ट पोर्शन, जो आपको लगता है कि मतलब ड्रैग नहीं करना है फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट पैरा से। पहले आपको आंसर देना, बीच में यू कैन टेक दैट लिबर्टी, एंड में कंक्लूड भी ठीक से करना। बाकी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कोई कि मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करना है या वैसे इंट्रोड्यूस करना, नहीं। यू मस्ट राइट द टू द पॉइंट आंसर, यू स्टार्ट विद द टू द पॉइंट, फिर उसमें बीच में थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं, लास्ट में भी नहीं, कंक्लूड अच्छे से करना। Sir, I think grateful. Thank you. Rashid has raised his hand again. Yes, you may ask your question. Sir, I have another question.
with regard to the answers which we, with regard to the questions we attempt in the paper. For suppose there is one question and in which we only know about the two parts. There are like A, B, and C. We attempt A and B and we are not sure about the C part. So can we skip it, or will it cause prejudice to our two attempted parts? So you're asking me about a question where you have to attempt all three parts, right? Yes, sir. Yes, sir. So you see, for example, if a question has been bifurcated into three parts, A, B, and C, if there is another question where you can answer all three parts, like A, B, C, it's better to attempt that. But if you have two options, either to leave the entire question or attempt two of the three parts, it's better to attempt. अगर आप तीन में से अगर आपको उससे बेटर क्वेश्चन पता है जहां पे आप तीनों पार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एक में भी 3 पार्ट है, दूसरे में भी 3 पार्ट है. अब अगर दूसरे एक क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट नहीं आते, 2 ही आते, दूसरे में तीनों पार्ट आते, तो बेटर है कि वो क्वेश्चन करे जो आपको पूरा आता है, तो एक पार्ट छोड़ने की जरूरत ही नहीं. सर कभी ऐसा होता है कि हमें बाकी सवालों में भी 2-2 ही पार्ट्स आ रहे होते हैं, तो जो तीसरा पार्ट होता है वो हमें किसी में फॉर सपोज नहीं, हमारा नहीं आ रहा है 5 सवाल कंबाइन करके, तो थर्ड और फोर्थ में या फोर्थ एंड फिफ्थ में हमें 2-2 पार्ट्स ही आ रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है. तो हम वो छोड़ सकते हैं क्योंकि यूजुअली रूल ऐसा होता है कि अटेम्प्ट सब करना होता है जितना कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है, तो कभी हमें नहीं आ रहा है. अगर बाइफरकेट वही से 3 पार्ट्स में किया है तो उन्होंने मार्क्स भी वैसे ही बाइफरकेट करते हैं, वो मार्किंग भी वैसे ही करते हैं. और जब वो खुद ही बाइफरकेट करते हैं, दे वांट यू टू आंसर इन 3 डिफरेंट पोर्शंस, तो उनमें आप कर सकते हैं. और एनीवे इट्स अदरवाइज बेटर. अगर मान लीजिए वो 2 मिनट के लिए वो कल को नहीं करेंगे कंसिडर, बट खाली छोड़ने से तो बेहतर है ना अटेम्प्ट करना. आई एम टेकिंग लाइक इन वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट्स अज्यूम कि वो कंसिडर नहीं करेंगे, बट फिर भी आप अटेम्प्ट करके रखोगे, और वैसे भी वो करते हैं कंसिडर. देयर वाज अ केस इन हाई कोर्ट वेयर वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अप्लाइड, उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, फिर देन दे टुक द प्ली कि हमने ये बाइफरकेट किया था, फंडामेंटल राइट्स एंड केस लॉस. सो यूजुअली दे बाइफरकेट. अगर 3 पार्ट्स है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपका वही 3.3 मार्क्स से जज करेंगे उसको कल को जब भी चेकिंग करेंगे, उसी हिसाब से जाएगी. इट्स बेटर टू अटेम्प्ट, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी. Okay, sir. Thank you. So next question we will take from Hilal Ahmed. Yes, Mr. Hilal, are you available? Hilal Loan. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आपने इतना कह दिया है मेंस के बारे में, आप प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा कीजिए. नेक्स्ट टाइम हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं प्रीलिम्स के लिए? आपका प्री हो गया? नो सर, कुछ 4 पॉइंट्स थे अराउंड, कम थे, 180 थे. कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्री हो तो तभी आपको ये आगे अटेम्प्ट करेंगे. नेवर लूज हो. प्री के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है, टेक्स्ट बुक्स. मेंस के लिए तैयारी करो, प्री अपने आप हो जाएगा. नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम है, आपके लिए बहुत टाइम है. आप मेंस के लिए पढ़ो, प्री अपने आप हो जाएगा. प्री के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती. आप मेंस के लिए शुरुआत से आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना, आप मेंस के लिए पढ़ो, प्री अपने आप हो जाएगा. प्री बीच में से हो जाएगा, सब पता ही नहीं चलेगा कहाँ से होगी. ठीक है, मेंस के लिए पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, अभी टाइम बहुत है. ऑल द बेस्ट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस रोजी. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Just that some questions which are being repeated from the same speakers, but there are also a lot of people who actually messaged in chat who might not be able to ask. So do consider those. You can read those. Yeah. Just pointing out. Yes. जी सर. Yes, please. जो पेपर जी सर जो पेपर 4 है, रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सिविल एंड क्रिमिनल एंड सर्कुलर ऑर्डर इशूड बाय हाई कोर्ट. सर इसमें क्या पढ़ना है सर, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है इसका. मैम एक पूरा सीपीसी कॉपी पेस्ट है. आप रूल्स आप देखो, पता नहीं वो आज जब आप पढ़ोगे रूल्स आपको समझ आ जाएगा. वो पूरी सीपीसी का कॉपी पेस्ट है. कुछ थोड़ा बहुत लाइक आई से 95% इट इज सीपीसी.
5% थोड़ा वो ऑर्डर्स है हाई कोर्ट के, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स। बाकी अगर आप वो पूरे हाई कोर्ट वो रूल्स पढ़ोगे, प्रॉपर कॉपी पेस्ट है, कोई खाली बैठा था कॉपी पेस्ट कर दिया, उन्होंने सीपीसी कॉपी पेस्ट कर दी रूल्स लिख के, बाकी कुछ नहीं। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, सर क्रिमिनल रूल्स भी मतलब सीआरपीसी के साथ ही सेम है। हाँ, आप जब पढ़ोगे क्रिमिनल रूल्स, एक बार थॉरो रीडिंग मारो, 1 घंटा ले लो, आप पढ़ो, कंपेयर करो, वो सब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। सर जो सीएसआर है ना, सीएसआर का प्लीज थोड़ा सा बताएं। सीएसआर में पहले भी बोला मैंने, उसमें आपको जो सीएसआर में जो पर्टिकुलरली आप कल को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होंगे, तो जो डीडीओ के पावर्स है वो पढ़ लेना आप। सस्पेंशन, डीडीओ पावर, सस्पेंशंस, लीव्स एंड प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, फाइनेंशियल कोड। अच्छा सस्पेंशन, ये आप उसमें आप वो जो फाइनेंशियल कोड्स में जो वो पोर्शन मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देख के डर जाते हो ना, वो छोड़ दो आप, डोंट गो इनटू दैट। जो थ्योरी वाला पार्ट है, क्वेश्चन आंसर, वही पढ़ो आप। उनमें एक नोट्स आते थे शायद, पता नहीं मंगोत्रा या कोई ऐसे करके कुछ नोट्स आते हैं, तो वो शायद ठीक थे, सफिशिएंट। मेरे पास वही थे। हाँ, आप अगर आपका शायद अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में को फोटो स्टेट है पिटिशन राइटर्स ब्लॉक में, उनके पास वो नोट मेरे ही थे, वो शायद हाईलाइटेड है उनमें। अगर आप वो हाईलाइट पोर्शन देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी हाईलाइट किए हैं उसमें। तो अगर वो नोट्स मिल जाते हैं उनमें, आप देख लीजिए, उनमें वो ठीक है। अदरवाइज भी वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में शायद अवेलेबल है वो कुछ, या हो सकता है जो आपके होस्ट है ना फहद साहब और इफ्तिखार साहब, ये कर सकते हैं अरेंज कहीं, अगर इनके पास पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी होगी, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट। So next question is from Advocate Akib. Advocate Akib sir, please. I think sir he is not available. Farhat is sir next. Please Farhat. Yeah, hi sir. Hope you're doing good. Alhamdulillah. So actually, my question is that we have paper 5 that says about suit valuation, stamp act and all. So can you suggest any book for that, as the suit valuation is, we don't have much material for that. So can you suggest something for that from where we can study in this very less time? I think if you have BareX, there's otherwise no sufficient material provided. BareX आपको thoroughly you have to read it. तो उसमें आपको they don't expect lengthy answers from you. Suits valuation, वैसे it's a very small act. Suits valuation act अगर आप देखोगे, उसमें judgments भी नहीं है ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के। तो उसमें तो वो कुछ 11-12 sections है, and is that sufficient? Is that sufficient if we'll study from Bare Act? अगर हाँ, आई गेस वो उसमें शायद अगर वो सीरीज बुक भी आती है ना, कोई इलाहाबाद वगैरह शायद, या कुछ अगर वो मिल जाती है आपको, तो वो भी ठीक है। उसमें थोड़ा वो एक आध जजमेंट्स जो आए हैं वो उन्होंने लिखा है उस पे, तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। बेयर एक्ट अदरवाइज सफिशिएंट है। और उसके साथ लेकिन आपको सिविल कोर्ट्स एक्ट, जिसमें नॉर्मली वो लिखा होगा, सिविल कोर्ट्स एक्ट में उन्होंने वो ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन किया ना, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जी यस सर। हाँ, आप वो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि जब आप इसमें जाओगे सूट्स वैल्यूएशन स्टैम्प्स एक्ट में, तो यू मस्ट नो कि बेसिक ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स का क्या है। फॉर एग्जांपल मुंसिफ कोर्ट्स का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अप टू 25,000, फिर 25,000 टू 50,000 सब जजेस का है, और फिर 50,000 टू ऑनवर्ड्स अनलिमिटेड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। तो ये सिविल कोर्ट्स एक्ट में डिफाइन किया है। तो आप एक थॉरो रीडिंग उसमें देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया इतना ही है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में, बट एक बार खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। Actually, this is my yeah, so this is my first attempt, so I'm a bit confused, and we don't have that much time, so I'm a bit confused. आपने आपकी प्रिपरेशन कब से चल रही है केसीएस के लिए? So केसीएस के लिए तो बस this was like all of a sudden कैसे नोटिफिकेशन आ गई, तो आप कंसिडर we miss one thing कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो होती है शुरू जब से हम कॉलेज जाते हैं। It's not like UPSC
यूपीएससी में क्या होता है कि वो डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, फिर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो उनका पहला वो होता है इंटरेक्शन विद दैट सब्जेक्ट। दीज सब्जेक्ट्स हम सोते जागते उठते बाहर जाते, हमें मालूम है लॉज बेसिक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ना, वी बीन इंट्रोड्यूस्ड विद दीज सब्जेक्ट्स आफ्टर क्लास 12। सो टेक्निकली है ना, सो उसकी टेंशन अब मत लो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, यू नो हाउ टू राइट। आपने 5 साल में जो कॉलेज में जितने एग्जाम दिए बिल्कुल वैसा ही है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही लिखो जैसे आप कॉलेज में लिखते हो, जैसे कॉलेज के एग्जाम्स में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। बट हाँ, एक लाइक वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड सेज कि ये जो वो जैसे हम जजमेंट लिखते हैं ना खुद से बना के कॉलेज में, बस वो हाँ वो यहाँ नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा बस वो वाला पार्ट, उस पार्ट के बगैर जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं, और वैसे ही एग्जाम होता और वैसे ही माहौल भी होता। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम सर एक बात और पूछनी थी जी। सर जो हमारा LLB 3 ईयर जो सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ें तो अगर आप नहीं, सिलेबस ठीक है, अब आप उसमें पर्टिकुलर सिलेबस तो वो अगर होता भी है तो यहाँ आपको पता नहीं ना कि आप मान लीजिए 10 में से आपने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, तो उन्होंने 9th वाला टॉपिक पूछा, आप क्या करोगे? आई नो टाइम कम है, तो अगर आप सिलेक्टिव भी पढ़ते हो किसी में भी, तो आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है ना, तो आप उस हिसाब से पढ़ो। इम्पोर्टेंट किसी एक्सपीरियंस कोई है, जैसे हमारे पैनल में जो ऑर्गेनाइज करने हैं, यावर, मंजूर, इफ्तिखार, फहद, इनको एक्सपीरियंस है कि केसेस के पेपर्स कैसे आते हैं। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। मेरा ना वो प्री मतलब मैंने पढ़ा हुआ था पहले से, प्री हो गया मेरा, मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, मैं मुझे बीच में डेंगू वगैरह हो गया और मैं उसमें भी काफी दिन आप पास आउट कौन से ईयर के हैं? सर 22। आपको ज्यादा एज है, आपको जितना हम सब भूल गए हैं वो तो आपने अभी भी याद रखा। आप 5 साल से आपको लिखने की प्रैक्टिस है, एग्जाम्स में लिखने की, और आपका फ्रेश माइंड है। आई वुड से कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनका है जो बेचारे प्रैक्टिसिंग लॉयर है जिनको बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जो फ्रेशर्स आते हैं उनको एक एडवांटेज होता है। जी 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 सर, फ्रेशर्स को थोड़ा वो एडवांटेज हेल्थ खराब हो गई, उससे भी मोरल थोड़ा डाउन हो गया। अब नहीं इसमें नहीं उसमें कोई मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है ना कि द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो भी 9 पेपर्स होते हैं, ये आपको मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करते हैं। यू मस्ट नॉट लूज होप। आपको कभी 2 पेपर के बाद ये लगेगा कि आई शुड नॉट अपियर इन रेस्ट ऑफ द पेपर्स, बट दैट्स नॉट द केस। आपको सारे पेपर्स में अपियर होना है, दैट्स इट। आप हो जाओ अपियर, बाकी लीव इट टू गॉड। बाकी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां आपको उल्टा एडवांटेज है। आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किसी कोई अगर आपका है जानने वाला जो आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर सिलेक्टिव स्टडी करनी उसी हिसाब से पढ़ो, वो भी ठीक है। करनी पड़ेगी टाइम से। जी मैम, नहीं कोई बात नहीं, सिलेक्टिव ही आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक फ्रॉम नायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस मेंस पर्टिकुलरली बिकॉज टाइम कम है। आई लाइक टू आस्क आइडियल टाइम क्या रहेगा फॉर नेक्स्ट मेंस एंड स्ट्रैटेजी क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द आइडियल टाइम इट विल टेक मी टू कवर एंटायर सिलेबस? अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो, लाइक 8 to 10 hours a day, then I guess 3-4 months is more than sufficient. 6 months, nothing better than that if you have 6 months. 3 to 4 months is with revisions. नहीं, अब आई गेस डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी, अगर आप CPC CRPC 10-10 15-15 दिन में खत्म करते हो तो बाकी हो जाएगा, नॉट विद रिविजन्स। बट ठीक है, एग्जाम में अपेयर होने के लिए अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से रिविजन हो तो आई गेस 5 months 5-6 मोर देन इनफ। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम है अभी, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में इट्स मोर देन अ ईयर, लगभग 1 साल के से पहले तो आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। But even then you have at least 6 months at your disposal. Start studying.
So how do we score more in answer writing in mains? Like what will give us edge over other candidates? By writing relevant. If you have case laws, cite case laws. If you remember section, write section. If you don't remember it, कोई जरूरत नहीं है. Unnecessary answers avoid करने हैं. Stick to the relevant topic. आपको अगर FIR का पूछते हैं, आप FIR का ही लिखोगे, आप complain में नहीं जाओगे. Complain का पूछते हैं, complain का लिखोगे. It's better to stick to answers. That's why, see, their aim to provide a particular space was so that you will not go out of the context. Stick to the topic, write the relevant answers, support your answers with case laws, if you remember any. Case law का stress नहीं लेना, आपको जो याद है वो ठीक है. And you said about High Court rules, just copy paste CPC का. Almost. Apart from that, what should we study? Like book कुछ है इसके लिए? Apart from that. उसके वो नोट्स ही आते हैं जो उन्होंने बनाया है, वो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप CPC रिवाइज कर रहे हो. तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई अलग से बुक की जरूरत है. जो वो नोट्स आते हैं, अगर नोट्स ही है आपके पास, वो द वे दे फ्रेम्ड इट, आप वही पढ़ोगे, या उसका कोई बुक उन्होंने निकाला, आप बिल्कुल वही पढ़ो. उसके नोट्स आते हैं, वो आप पढ़ लेना, वो प्रॉपर CPC है. आपको लगेगा आप CPC रिवाइज कर रहे हो. 95%, थोड़ा सा ऊपर नीचे. Is there any optional which is like more scoring, something like that? Because I heard family law में ज़्यादा marks नहीं आते हैं, but I took that only, sir. कोई बात नहीं, ऐसा नहीं. मेरा फैमिली लॉ था, मेरे अच्छे नंबर आए उसमें. डोंट वरी अबाउट द ऑप्शनल जो आपने दिए हैं. See, someone else should not tell you how much you can score in your optional subject. आपने लिया, you know better. और अगर नहीं, इनको अगर लोगों को लगता है कि इसमें ज्यादा नहीं आते हैं, तो उन्होंने कोई और लिया, तो आपका तो एज है ना स्कोर करने का. और वैसे भी फैमिली लॉ हमने कॉलेज में पढ़ा है. Okay, I thought there is some trend that revenue law में ज्यादा कुछ marks. I don't know, but मैंने सुना ऐसा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Okay, thank you so much, sir. Kindly, participants are requested that if you have a question, because a lot of participants have also asked questions in the chat, because some of them might not be able to come on voice or video, they might not be able to ask. So we'll also be taking these questions in just some time from the chat. I'll try to summarize them and quickly ask. In the meantime, if anybody has already raised their hand, and you see that this is a humble request, that anybody else who has raised their hand and they have not been answered so far, kindly just lower your hand until they're answered, and then you can raise again, because there's questions from the chat also left. I think we were on the last question was asked by Miss Seher. Miss Seher, you can ask, and then after sir answers, we will move to the chat questions, then we'll get back to this. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I'm done with my Bear Acts. मैंने बेयर एक्ट्स पूरी पढ़ ली है मेंस के लिए. तो सर इस टाइम पे आप कुछ सजेस्ट करेंगे जो कमेंट्री, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कमेंट्रीज इस टाइम पे पढ़ना. टाइम बहुत लिमिटेड है, सब्जेक्ट्स बहुत नहीं पढ़ने. जी, आई मीन बुक रेफर करने का सर. टेक्स्ट बुक्स है कॉलेज वाली आपके पास? जी सर. आप जब आप अगर आपने सारे बेयर एक्ट्स किए तो यू मस्ट बी गोइंग फॉर रिवीजन, राइट? सर वही चीज है ना, मतलब आई एम डन विद बेयर एक्ट्स, बट अब मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब इन डेप्थ मैं और पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बुक से, वो थोड़ा लेंथी हो रहा है मेरे लिए. तो अब आप मुझे प्लीज सजेस्ट करेंगे मेंस के लिए, मतलब मैं स्पीड अप कैसे करूँ अपनी प्रिपरेशन? वहां से टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम. अगर आपको बेयर एक्ट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बेयर एक्ट्स से. यस सर. हाँ, तो अगर आप बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बेटर है रिवाइज बेयर एक्ट से ही कीजिए. तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई जरूरी है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ और पढ़ने की क्या जरूरत है. जी. And you are able to retain so much that you will be able to answer tomorrow 10 questions of 10 or 20 marks. Then there's no need. Bear Act will suffice? मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होता है बेयर एक्ट, बट इट डिपेंड्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, you'll be able to write 2-3 lines more. You'll be able to add. But the moment you're like, क्योंकि बेयर एक्ट्स में आप सिर्फ बेयर लैंग्वेज पढ़ते हो, there's no explanation, nobody has explained. अब उसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है then you will have to read something more than bear acts. Personally, if you'll ask me, I'll say it's better to go through something else, I mean, rather than bear acts. Bear acts क्योंकि अब human tendency क्या, आप भूल जाते हैं ना. जी. कुछ भी आप पढ़ोगे, let's say section 23, 24, उसमें particular bear language है, अगर आप थोड़ा सा उसमें भूल गए
तो फिर आप पढ़ोगे कितना, याद कितना रखोगे, भूलोगे कितना, भूल भी तो जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन। So one last question, please if you can help me out, मैं speed up कैसे कर पाऊँ अपनी मतलब प्रिपरेशन जो मेरा मतलब हेल्प कर रहे अब मतलब इन दिनों में? आई नो बहुत कम टाइम है, कुछ थोड़ा सजेस्ट अगर आप करेंगे। टाइम टेबल बना लीजिए आप कितने घंटे पढ़ती हो? सर मेरे को टाइम इशू नहीं है, मतलब मैं 8 घंटे भी एट टाइम्स इट कैन गो लाइक 9 आवर्स 5 आवर्स जितना टाइम मिलेगा मेरे को। तो देखिए टाइम सर क्या है एक्चुअली कि आई हैव अ बेबी, मुझे वो चीज भी देखना पड़ता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू यू नो। आप क्या कर सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टोटली फोकस, तो आई वुड से कि आप अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते, इट्स बेटर टू गो फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स। तो उस हिसाब से अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टाइम टू गो थ्रू मोर सब्जेक्ट्स। और अगर आपको लगता है कि बेयर एक्ट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर देन रिवाइज बेयर एक्ट्स ओनली। और केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक साइड में रखिए, जहाँ पे जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है वहाँ पे आप कमेंट से रिलेटेड वो पढ़िए। और ये आपने अभी किसी स्टूडेंट को ये चीज बोला था अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही देखें फॉर द टाइम बीइंग, तो इज इट लाइक अब वही स्ट्रेटजी रखें? नहीं, आई वुड सजेस्ट अगर आपने पढ़ा है पहले तो बेटर है सारा पढ़ के जाइए, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इट्स बेटर टू गो विद द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Okay, fine, sir. I'll start revising my Bear Acts because I'm done with Bear Acts. अभी पढ़िए Bear Acts, और बट टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। जहाँ पे आपको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो वाला टॉपिक आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जी 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 जी, thank you so much, thank you sir. No problem. Participants, and so we are now going to move, because there's a lot of questions which have been asked in chat, and I will summarize 2 or 3 of these. Most of these are 3 questions, which some of which have been already answered, some you might like to answer further, sir. So one main area that I think 3 or 4 people have asked, which you already answered to a large extent, I'll just state these questions first and then who want to answer them, is regarding general knowledge preparation for KCS, key focus areas in GK, and recommendations on which regarding GK. Second would be, sir, apart from GK, is questions about paper 1 preparation, approach towards main exam, specifically on answer writing. And the third set of questions would be regarding books and materials, including books on law of equity and guidance on translation from Urdu to English and vice versa, specifically regarding word by word translation versus conveying the same meaning. I hope you got all that, sir. So, yes, we'll go one by one. So far as the GK is concerned, you have to go through current affairs, particularly in last 6 months, what has happened, what's happening, what is in the news in general. GK is so vast that even it will take you 5 to 6 months to go through the entire, and even then you won't be able to cover the entire GK. So best is to pick up any current affairs book, particularly in last 6 months, go through it, and दिन में आप 10-15 मिनट न्यूज भी देख लीजिए, see what is in the news, particular right now this is Israel Palestine war, थोड़ा उसका background आप देख लीजिए, how it went through United Nations and all, वो देख लीजिए। G20 करंट इवेंट, ओलंपिक्स की बात अभी न्यूज में चल रही है, वो देख लीजिए। थोड़े थोड़े से टॉपिक्स उन पे आप फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे। जीके अगर आप अदरवाइज जितना आप जीके में जाना चाहोगे उतना उसके लिए टाइम कम है। जीके बहुत वास्ट है, यू कांट हैव अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट फॉर जीके। जीके के लिए आपको बहुत पढ़ना है, उससे रिलेटेड नहीं है। आप पर्टिकुलर अभी करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, व्हाटएवर इज हैपनिंग, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन लास्ट 6 months to at the most 6, 7, 8 months, उसी से रिलेटेड पूछेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो भी जीके पूछेंगे आप उतनी टेंशन मत लीजिए। जीके वो मुझे लगता है जितना भी होता है वो लॉ रिलेटेड ही होता है, लॉ के आसपास ही होता है। आपको बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे इंडस्ट्रियल ये क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, कंपनीज में क्या हो रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। दे विल कन्फाइन उनको। मैंने आपको पहले, उनको जजेस चाहिए, फॉरेन एम्बेसडर्स नहीं। उनको देखना है आपका लॉ से रिलेटेड नॉलेज कितना है, आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स क्या है, लॉ के आसपास ही। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है वो पढ़िए, तो उससे मुझे लगता हो जाएगा कवर। Yes, sir. Now on to the second question, sir, about paper 1 preparation, book recommendations and materials, and preparation. पेपर 1 में क्या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जीके,
Preci writing वगैरह. Yes, including this also, Preci writing in translation. People have also asked translation में word to word translation will be a suicide. Word to word translation में बिल्कुल मत जाइए. वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू. कल को आप जब आप जजमेंट लिखते हो, प्रेसी राइटिंग उसमें इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपके पास इतना बड़ा केस होता है, उसके फैक्ट्स 4, 5, 10 पेजेस के होते हैं, तो वो आपसे पर्टिकुलरली पूछते हैं. प्रेसी राइटिंग इज टू कट शॉर्ट द कंट्रोवर्सी कि प्लेंटिफ का केस क्या है, डिफेंडेंट का केस है. नटशेल में एक पैराग्राफ में आप समझाते हो, तो उसका वही पॉइंट ऑफ व्यू. वो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देंगे, उसको बोलेंगे प्रेसी राइटिंग में आप उसको शॉर्ट में समझाओ. तो वो उसको आप एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए. अगर 2-3 बार भी वो पढ़ना पड़े, आप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ. फिर उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप पहले बोलोगे ये वाला पैराग्राफ लिखता हूँ, दूसरा वाला पैराग्राफ कट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, वहां वैसे नहीं होता. अंडरस्टैंड द एंटायर पैराग्राफ. एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए. जैसे आपको पैराग्राफ समझ आए, फिर उसको अपने वर्ड्स में एक छोटे वर्जन में लिखिए. वो वर्ड लिमिट शायद दे देते हैं वहां से, उतने में कंक्लूड कीजिए. वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो उसी हिसाब से. और रही बात फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, अवॉइड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वो कहना क्या चाहते हैं उसी को आप लिखो. मैं उर्दू में फॉर एग्जांपल आपको इतना हमने बात की, अगर आपको ये बोलेंगे इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, या मेरा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे. सो यू बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एंटायर पैराग्राफ एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ट्रांसलेशन भी करेंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज यूज करनी. आप आराम से पढ़िए, समझिए और अपने वर्ड्स में वापस लिखिए उसका ट्रांसलेशन. वर्ड टू वर्ड अवॉइड कीजिए. वर्ड टू वर्ड में एंटायर मीनिंग बदल जाता है, पर्टिकुलरली इन लॉ. इन लॉ इफ यू विल राइट word to word meaning, it will change the entire context of the paragraph. Avoid word to word. Read the entire paragraph, then write in your own words. And so one last from the fresh questions that have been sent, one last summarization of these, then we'll move back to, if it's okay with you, the raised hands. I think everybody in this meeting wants to ask you a question. I'm available. I'm liking it. It's good. So summarizing these last few questions is that, how I put it is that, for example, there's a 10 marks question or a 20 marks question people are asking. If you have to write a press or you have to write an essay, how do you make sure these respective elements you would ace each of them, and what would show your best legal acumen when it comes to writing short versus long answers? If let's assume the question, it's a 20-mark question and you have 2 pages. So if you remember any judgments, it's better to go with the definition part first. Try to write the answer, define it, what it says, the provision. Thereafter, move to the judgments. Now, if you don't remember any of the judgments and the examiner has not asked for any judgment, so then you have a liberty, you may go ahead without a judgment. In that case, if your concepts are clear, which I'm asking you must have, your concepts must be clear, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. यू कैन इलॉबरेट इट अ बिट एंड देन आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो अगर आपको याद है. तो बेसिक जो आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे, जो पढ़ने वाला हो उसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दैट यू आर रेलेवेंट टू दिस. अगर उसको ये लगा कि आप पहले ड्रैग करना चाहते हैं, फिर बाद में एंड में अच्छा आंसर लिखोगे, तो योर इंट्रोडक्शन विल बी कंप्लीटली डिजास्टर. सो यू स्टार्ट विद द एग्जैक्ट आंसर जो आपको लगता है कि ठीक है, ये अगर मुझसे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, मुझे उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, स्टार्ट विद द एग्जैक्ट आंसर जो आपको याद है. बाकी बीच में लिबर्टी ले सकते हैं और एंड में भी अच्छे से कंक्लूड करना है. जजमेंट याद है तो जजमेंट लिखिए, नहीं याद है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आराम से लिख पाओगे. ये हमें बुक पे क्या होता है ना कि जब आप लिखना शुरू करोगे ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आधे घंटे डेली लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. जो आप बुक पे 4 लाइनें पढ़ते हो ना, वो वहां आधे पेज में आ जाता है. क्योंकि बुक में जब कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट होता है वो छोटा होता है, हम आधा पेज पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं वहां 20 मार्क्स का कैसे लिखेंगे. लेकिन जब आप वो लिखने बैठोगे ना, तो जो आधा पेज हमें बुक पे दिखता है वो 2 या 3 पेजेस में आता है वहां पे, क्योंकि आप अपने हिसाब से लिखते हो, गैप्स अपने हिसाब से, वो आपका जो वर्ड का साइज होता है जो आप लिखते हो वो अपने हिसाब से होता है. तो जब आप कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, बिलीव मी, वहां जाके आप विल बी एबल टू राइट 10 और 20 मार्क्स आंसर. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Yes, sir. That I think summarizes the whole of the crux of the question. Now, sir, if you don't mind, we're moving back to some raised hands, and please.
This is just to inform you that we are already at 9:30 plus. So I think your sir is also taking his precious time out to help everyone understand this. Don't worry, this is for a good cause. I have time. Don't worry. As are the aspirants. So let's keep our questions to the point. That's all. Who do we have next? Wasim bhai? It's just staying with Taha is raising her hand. Taha Khalil. Yeah. So what is the best method at this stage to revise topics for retention? Sorry? What is the best method to revise topics for retention of the topics? If you try to memorize, it's very difficult. Not for now. Maybe you will remember it now. But when the time will come when you will have to write, you will have to revise. आप पेपर A दे के आएंगे, जब दूसरा पेपर देने जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फिर से मेमोराइज करोगे आप भूल जाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. जब आपको एज वी वर टॉकिंग अबाउट FIR, अगर आपको FIR का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, सेक्शन 154 का कॉन्सेप्ट समझ आता है, आपको फिर जब आप कल को उसको देखोगे रिवाइज करते टाइम, आप यू विल गो थ्रू दैट टॉपिक, आपको अपने आप याद आ जाएगा. Instead of memorizing the bare language, it's better to understand the crux and the content of the provision. Once you understand the content of the provision, you don't have to memorize the entire section. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे या बेयर लैंग्वेज में लिखोगे. बहुत लोग बोलते हैं बेयर लैंग्वेज में लिखेंगे तो एज होता है. हो सकता है, लेट्स एज्यूम कि थोड़ा सा 0.1% का एज हो, बट आप याद कितना रख पाओगे? 1000 में से एक ऐसा होता है जो चलो मेमोराइज करते टाइम वो सारा उसको याद हो. जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने इक्विटी और ट्रस्ट एक्ट में सारा लिखा था वर्ड टू वर्ड, बेयर लैंग्वेज सेक्शंस, और मैंने मेमोराइज नहीं की. तो उस टाइम वही था, मैंने वो छोटा सा एक्ट था, मैंने कहा ठीक है याद रख लेते हैं, बट उससे मुझे बहुत टाइम कंज्यूम हुआ. मेमोराइज करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और उसके बाद वहां अगर आप जाके वही बेयर लैंग्वेज लिखते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. उससे अच्छा है कि आप वो टाइम जो आप मेमोराइज करने में लगाते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. वो कभी आपको ना भूलेगा, ना आपको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगी. रही बात रिवीजन की, आप आराम से पढ़ो, बुलेट पॉइंट्स बनाओ अगर पॉसिबल है. हर एक प्रोविजन का बुलेट पॉइंट बनाओ और बुलेट पॉइंट से आपको याद रहेगा, वो इजी. Thank you, sir. Thank you so much. No problem. So next question is from Shahar. Shahar, please ask your question. I think, sir, he is not available. Sir, I have myself one question. I being myself one of the aspirant. So my question is, we have 3 subjects in one paper. For example, we have CPC, Indian Evidence Act, and this Indian Penal Code. If we will skip one of the subject and read only 2 subjects due to this deficiency of time, is that sufficient? You see, I'll say, let's say they will bifurcate 100 marks into 3, into 3 parts. So they'll assign 33 to 1, 33 to 1. So that's, you are saying I'll prepare 66 marks incomplete and leave the rest. You will have to get 45%, I guess, in aggregate, in 45 minimum to qualify in a subject. I guess 45 or 40. I guess you have to score 45 marks. So this is slightly difficult. If you are attempting 63, not attempting 63, you are preparing for 63. Let's say they'll ask a question and आपको एक क्वेश्चन छूट गया 10 मार्क्स का, you will be attempting only 53. So और फिर जाके उन्होंने आपके हैंड राइटिंग के 1-2 मार्क्स काट लिए, और आपको मालूम है थ्योरी में 100 में से तो 100 देते नहीं. अगर आप 100 अटेम्प्ट करते हैं तो 70-80 somewhere you get. So let's assume you attempt all 63. So you can expect they will give you up to 50 and at the most 55 at the most. So वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है. I would suggest in a same pattern आप 2 बुक्स जो है बहुत अच्छे से पढ़िए और सारा कवर कीजिए. Then you don't have liberty to pick and choose. 2 बुक्स सारे कंप्लीट कीजिए, तीसरे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए.
वो थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबिलिटी इन अ सेम पैटर्न, बट आपको कंप्लीटली तीसरा जो है सब्जेक्ट वो छोड़ना नहीं, उसमें से सिलेक्टिव। फॉर एग्जांपल आप एविडेंस एक्ट पूरा पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, उसमें 165-67 सेक्शंस है, और आप सीआरपीसी सारा पढ़िए। सीआरपीसी में देयर आर सर्टेन प्रोविजन, सर्टेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें से नहीं पूछते, थोड़ा सा यू हैव लिबर्टी, ये दोनों आप कंप्लीट कीजिए। रही बात आईपीसी की, जिसका सबका डर है, उसमें से आप सिलेक्टिव टॉपिक्स कीजिए। आप मुझे बाद में भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा सिलेक्टिव टॉपिक्स अप टू 100 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 100 to 200 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 200 to 300 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनमें ही से ही आता है। तो आप एविडेंस और सीआरपीसी पूरा पढ़िए कंप्लीट। लेकिन और रही बात आईपीसी की, आईपीसी में सिलेक्टिव टॉपिक्स, यही फॉर्मूला बाकी सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, 2 100% कंप्लीट और तीसरे में सिलेक्टेड टॉपिक्स। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, next question we have from Aqib, Advocate Aqib. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इस रिलेटेड है कि जो केस लॉज हर किसी सब्जेक्ट में है, ऑलमोस्ट केस लॉ हमें लिखने होते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें वो जो केस लॉ का वो जो क्रैक्स होता है, मटेरियल होता है, वो हम लिख पाते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि केस लॉ का जो नाम है वो हम भूल जाते हैं। तो उसका क्या अप्रोच रहेगा अगर वो अगर केस लॉ, वहां पे 2 सिचुएशन हो सकती है। एक, आपको वहां से केस लॉ लिखने के लिए बोला, और दूसरा कि केस लॉ लिखने के लिए नहीं बोला। तो जहां पे केस लॉ लिखने के लिए बोला, वहां टाइटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टाइटल लिखोगे फिर उसके साथ आप लिखोगे कि क्या हुआ केस में। जहां पे केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इट विल एड टू योर अर्लियर आंसर, जहां पे आपने उसको डिफाइन किया, और डिफाइन आपने बेयर लैंग्वेज में नहीं किया है, वो एडवांटेज बनता है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में उनको समझा रहे हो कि सेक्शन 20, सेक्शन 30, सेक्शन 50 क्या होता है। फिर आप उसमें जजमेंट का लिखते हो, जो उनको भी मालूम होगा जो मार्किंग कर रहे हैं कि ये सही लिखा है इन्होंने क्रक्स का। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको जजमेंट की नहीं है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ जजमेंट का रिक्वायरमेंट है वहां पे बेटर है कि आप टाइटल के साथ लिखो, क्योंकि अदरवाइज उनको लगेगा कि इसको पता ही नहीं है, सिर्फ बेसिक याद रखा है जजमेंट का और टाइटल नहीं पता। वहां पे रिक्वायरमेंट थोड़ी, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर अ जजमेंट, सो दे आर आस्किंग फॉर समथिंग, हम उसमें लिबर्टी नहीं ले सकते। हम उनको नहीं बोल सकते नहीं जी आपने तो बोला था पूरे ग्लास के लिए, लेकिन मैंने आधा ही दे दिया है, इतने से काम चला लो। तो वहां पे इफ देयर रिक्वायरमेंट इज अ केस लॉ, यू हैव टू कम अप विद द केस लॉ। बट जहां पे केस लॉ नहीं पूछा है, वहां पे अगर आपको टाइटल याद नहीं है, यू विल बी एट लिबर्टी टू राइट द क्रक्स ऑफ द जजमेंट विदाउट गिविंग द टाइटल। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू ऐड हियर सर। ये जो हैंड राइटिंग के बारे में आप बोल रहे थे, अभी हैंड राइटिंग का कितना यहाँ पे इफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत लिखना होता है, जरूरी है कि इधर उधर हो जाता है। देखो उनको, हमारा एक मैं रूल बताता हूँ, हाईकोर्ट में ना लैपटॉप दे देते हैं जजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको भी मालूम है कि इनको लैपटॉप पे टाइप करना, आपको हाथ से कोई जजमेंट नहीं लिखवाने वाला। तो वैसे उतनी साफ होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना हमारी। आप मुझे कोई चिट्ठी भेजेंगे, एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि शबीर मलिक पढ़ेगा ये चिट्ठी। आपने मुझे कोई लेटर भेजा, गालियां भेजी, लव लेटर भेजा, कुछ भेजा, मैं तो आई शुड बी एबल टू रीड इट नो, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप जब लिखोगे आंसर, दे शुड बी एबल टू रीड इट, लेजिबल होना चाहिए। बाकी हैंड राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे वो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी हैंड राइटिंग देखोगे फिर बोलोगे सिलेक्ट कैसे हुआ। थैंक यू सो मच। कोई टेंशन नहीं लेने वाली। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो थोड़ा सा एज होता है, उतना भी नहीं, क्योंकि उनको चाहिए वैसे जजेस जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो कल को डिसीजन दे। जिनका हैंड राइटिंग खूबसूरत हो उनको क्या करना, आपको हाथ से सिर्फ एक साइन करना होता है कल को। बाकी टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर, लैपटॉप्स दे देते हैं आपको फ्री, उसी पे लिखवाना जजमेंट साहब। थैंक यू सो मच। So I would just like to say one last thing before we head back to the respected host and moderator Wasim Bhai and Fahad Bhai. I would like to request your good self that for the young fraternity, and inshallah, what word, in your own words, what words would you have for the young fraternity of the upcoming judge? See, अगर आपको लगता है, if you think that you are opting for a job, then don't do it. It's a service and it requires a lot of time. आपको, if you are one of those that who goes out with friends and
hang out with friends, go out into parties, you will have to slightly restrict yourself, because it's not about the your personal life. The moment you are entering into this field, you will see you will have to exercise a lot of restraint, self restraint. Even मेरे friends जो है legal fraternity में, जो मेरे पहले भी friends थे, मैं कभी कभार उनको बोलता हूँ चलो मिलते हैं, वो उधर से ही दे चूज अ प्लेस, कह रहे हैं वहां तुम नहीं आ सकते ना, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस. और ये इसलिए नहीं होता कि कल को हम बोलेंगे कि मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है. मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है पर्सनल लाइफ, बट देन इट कम्स एट अ कॉस्ट. जब आप चूज करते हो ना, दिस मच यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि व्हाट आई बिलीव पर्सनली कि क्या बोलते हैं उसको, कि sense of justice is more important than justice. For example, if I'm posted in Kupwara, my personal, if I'll be able to, have that liberty, I'll go out, I'll walk on the streets, I'll go out with my friends, I'll play cricket, probably if I would be a smoker, I'll smoke in public place. तो उससे क्या होगा ना, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी पर्सनल लाइफ है, I'll say okay, but they will lose that faith. एंड जस्टिस आप उन केसेस में करते हो जो आपके कोर्ट में पेंडिंग होते हैं. सेंस ऑफ जस्टिस मस्ट प्रिवेल इन योर एंटायर ज्यूरिसडिक्शन. लोगों को ये होना चाहिए कि कल को अगर हमें कोई SHO, SDM, डिप्टी कमिश्नर, स्टेट कोई भी तंग करे, वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट. दैट मच फेथ दे मस्ट हैव. सो उसके लिए 2-3 चीजें. एक, आपको अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कर्टेल करनी पड़ती, सोशल लाइफ बहुत कर्टेल करनी पड़ती है. दूसरा, आप जो चीजें अभी पब्लिकली कर रहे हैं वो नहीं कर सकते. आप जाके बोलेंगे हम इधर खाने आ जाके तुझ खाएंगे, वो उतना इजी नहीं होगा आपको जज बनने के बाद जितना अभी है. आप बोलेंगे किसी भी रास्ते पे जाके कहीं स्ट्रीट फूड खाएंगे, इट वोंट बी एज इजी एज इज राइट नाउ. आपको 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद के घर पे खानी है, वो थोड़ी सी चीजें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. एंड इट्स नॉट अ सिंपल जॉब. डोंट कंसिडर इट एज अ जॉब, इट्स अ सर्विस. हमें लगता है इनिशियली, थोड़ा सा देखते हैं यंग जजेस, यंग सिविल सर्वेंट्स, वी गेट कैरीड अवे. इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट. जब आप यहाँ आते हैं, आपको काम करना है. अ लॉयर हैज 10 केसेस टू डील विद इन एंटायर डे. यू विल हैव 100 केसेस, और आपको वो डील करना है, फिर मिसलिनियस डील करना है. फिर आपके पास आजकल बहुत कभी कभार बुजुर्ग लोग आते हैं, और कभी कभार यंग लोग भी, दे वांट टू स्पीक विद यू. और कभी कभार आपका प्रोसेस ऐसे होता है, यू आर एट टाइम्स स्पीचलेस. तो ये डोंट टेक इट एज अ जॉब, इट्स अ सर्विस. आपको ये होना चाहिए कि कल को आप कुर्सी पे बैठ के हुक्म नहीं चलाओगे. यू विल हैव टू एक्चुअली लिसन टू पीपल, लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस. इट्स अ सर्विस. मेरे फादर बोलते हैं, कहते हैं कि मतलब फ्रॉम अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड नॉट से दैट. वो कहते हैं कश्मीरी में, जाई चौसा जमीनी खुदा. What I try to understand is कि उनका कहने का मतलब होता है कि जब लोग हर जगह से थक हारते हैं, फिर बोलते हैं कि वगसोश कोर्ट, फिर मैं कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट में देखेंगे क्या होता. उनके लिए आप ही हो. वो ऊपर वाले से बोलते हैं हमारे साथ इंसाफ करो, नीचे आपसे बोलते हैं कोर्ट में. दे डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू गो. एंड इट्स अ सर्विस आपको. एंड यू विल बी टेक्निकली अ पब्लिक सर्वेंट. यू विल बी ड्यूटी बाउंड टू लिसन टू पीपल. अगर आपको डंडा चलाना है, जो आप आजकल देखते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स ऐसे लोगों को डांटते हैं, सबऑर्डिनेट्स को डांटते हैं, डंडा उठा के मारते पीते हैं, then this is not this field is not for you. You have to be extremely humble, polite, and you must be extremely patient. आपको बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत हार्ड वर्क चाहिए. If you are ready for that, then you are most welcome. If you are not, then don't consider yourself fit for the profession. Absolutely, sir. In fact, one of the names of God, if I am not wrong, is Faisal. That responsibility is on the shoulders of a judge, as far as I know. So it's a very big True. That's why we use the Urdu word civil judges. Now we are called civil judges. Earlier used called munsif, insaf karne wala. So we often Allah Ta'ala ke insaf. And then idhar hum bolte hain, no matter what, people lose faith in court. Kabhi kabhar judgments theek nahi lagti. Log bolte hain delay hota hai court mein, but ultimately they come to the court. जो लोग बोलते हैं कोर्ट में कुछ नहीं होता, कोर्ट में डिले होता, those are the ones जो कोर्ट में होते हैं और वो फिर से कोर्ट आते हैं. People still have faith in courts, and we have to protect that faith. And sense of justice जो मैं बोलता हूँ, जो ऐसे कि आपका entire jurisdiction should be like कि कभी कुछ हो तो we can go to the court.
आप कल को SHO के साथ, DSP के साथ, SP के साथ, DC के साथ घूमने जाओगे तो लोग उनकी शिकायत लेके आपके कोर्ट कभी नहीं आएंगे। उनको लगेगा ये तो, जैसे कश्मीरी में हम बोलते हैं अफसर शासन अफसर सुन, इनको लगता है ये तो आपस में एक ही है, मैं SHO की शिकायत क्या करूं, कल तो जज साहब SHO के साथ घूम रहे थे। मैं कोर्ट में कभी आते हैं, यू दीज ऑफिशियल्स विल कम टू यू कि जैसे चक्रस गसो पिंदो करो लंच, ऐसे हमारे साथ लंच कीजिए, डिनर कीजिए, दे विल लूर यू, मतलब यू विल हैव गुड ऑफर्स टू गो विद देम कहीं घूमने एट देयर कॉस्ट, बट आपका यू हैव टू अवॉइड दो, आपको कभी नहीं जाना। एंड जो भी आपके अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम नोज कि मैं अपने फ्रेंड्स की शादी में तक नहीं गया आफ्टर दिस, क्योंकि जब आपको लॉयर फ्रेंड से नहीं मिल पाते, क्योंकि जब आप पब्लिकली अपने लॉयर फ्रेंड से मिलते हो, अनदर लॉयर लूजेस फेथ इन यू, बोलते हैं कल को अगर ये लॉयर वकील साहब इनके कोर्ट में गए, इनको ज्यादा एडवांटेज, तो वो सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर एक चीज और पूछनी थी। जी सर जो ऐसे रिलेटेड लॉ ना, तो प्लीज सजेस्ट करें। जी, ऐसे रिलेटेड, ऐसे यूजुअली जहाँ तक एसेज में से तो मुझे लगता है एसेज होते हैं आउट ऑफ, अगर 4 या 5 एसेज होते हैं उसमें से तो 1-2 होते हैं जो लॉ रिलेटेड ही होते हैं। जी। उसमें से बाहर नहीं होता कुछ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और बाकी लॉज अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें से वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप एस्पिरेंट हो, इतनी दूर तक आए हो, तो टॉपिक्स वैसे होंगे जनरली जो कवर हो जाएंगे। बट फिर भी थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग, मीडिया रिलेटेड, फेक न्यूज, उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। सोशल इनजस्टिस, गे राइट्स, जो अभी पर्टिकुलरली सेम सेक्स मैरिज जो अभी न्यूज में था, उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ये करंट टॉपिक्स में से ही आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1-2 टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो लॉ से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे वुमेन राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेम सेक्स मैरिज जो अभी था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में, 3-7 गे राइट्स, इन सब चीजों से रिलेटेड ही होता है, उससे बाहर नहीं होता। क्योंकि लॉ इतना वास्ट है ना, आप कहीं से भी जाओ, कहीं ना कहीं ये टच हो ही जाता है। तो उसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट थोड़े से जैसे मैंने आपको बोला, वुमेन राइट, चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड कुछ, डोमेस्टिक वायलेंस जो राइज पे अभी, गे मैरिजेस लीगलाइज कहाँ है कहाँ नहीं है, इनसे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, इनसे रिलेटेड आ सकता है। बाकी लॉ रिलेटेड 1-2 होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो अटेम्प्ट। और वन मोर थिंग, अगर आप, क्योंकि शायद ऐसे में 40 मार्क्स होते हैं, तो ऐसे में जब 40 मार्क्स होते हैं तो इट्स बेटर जो बाकी क्वेश्चन है आप वो पहले अटेम्प्ट करेंगे। उससे ये फायदा होगा कि अगर इन द एंड इफ यू हैव 30-40 मिनट्स या 20 मिनट्स लेफ्ट, आप एक 40 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर अगर वो थोड़ा सा रह भी जाता है तो यू आर अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन मार्क्स, जो एग्जामिनर को भी लगेगा कि अटेम्प्ट इन्होंने किया है, मतलब पता था। लेकिन अगर आप पहले वो करोगे, आप पहले 40 मार्क्स वाला करोगे, फिर 20, लास्ट में अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाता है, उससे बेटर है कि आप 40 मार्क्स वाला एंड में अटेम्प्ट करो, ताकि फिर ये फायदा हो कि एग्जामिनर को भी लगे कि ही हैज अटेम्प्टेड 40 मार्क्स क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से वो बेटर है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कंप्लीटली छूट जाता है, उससे बेहतर है पहले वो करो और बाद में जो 40 मार्क्स या 20 मार्क्स का है वो लास्ट में अटेम्प्ट करो आप। ठीक है सर, थैंक यू। Yes, Wasim bhai, over to you. Wasim and Fahad bhai, over to both of you. Sir, all the questions have been exhausted. I would say thank you very much for your valuable time which you have shared with us. All the students are saying in captions that we are highly thankful, and we expect in next time that you will share your valuable time with us and your knowledge. Inshallah, we expect. Thank you very much on behalf of all the participants and podcast team. I must appreciate one thing, sir. This is the only session which has the session we require with time is 60 minutes, and this has extended up to 120 minutes. That is double the session.
Thank you for your valuable time, sir. Thank you so much for having me. I enjoyed a lot. I mean, see, we all must contribute some the way we can, like you have started. So I thought when you asked me, I thought it's better to do my bit. So I'm always ready for you guys. As you know, you can ask me anytime. I'm just a call or a text away anytime. But thank you so much for having me. I enjoyed a lot. Take care, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. We all are blessed. We all are blessed. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Good night.